शुरू कर पी लेंगे। हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का रामबाण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा इस चैप्टर वाइज रामबाण का डे नंबर 9 है। रामबाण एक ऐसी सीरीज है प्यारे बच्चों, तो पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 5 मिनट में बना सकते हैं। ये 5 मिनट देख करके आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। और अगर आपको भरोसा है हमारे ऊपर तो पूरी तरह से हम लोग मिल करके पढ़ेंगे और एग्जाम में साथ मिल के फोड़ेंगे। आप इस बात को हमेशा याद रखें। अगर आप 2 अंक के प्रश्नों को बनाना चाहते हैं तो आपको तांडव देखना चाहिए। अगर आप 5 अंक के प्रश्नों को, सारे क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो आपको अंतिम प्रहार देखना चाहिए। न हिंदी पढ़ना है आपको तो 3:30 बजे वाला हमारा मंजिल बैच ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए, लव यू आप सभी को प्यारे बच्चों। कहते हैं आज का हमारा मोटिवेशन है, सबसे जो इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है बच्चों की, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। अरे बच्चों, अभी आपने जिंदगी में स्टार्ट ही किया है। अभी बस ये मैट्रिक है, अभी इसके आगे इंटर है, इसके बाद हमारा कंपटीशन है। आगे जाकर के बहुत बच्चे मेडिकल की तैयारी करेंगे, बहुत बच्चे नीट की तैयारी, जेई की तैयारी करेंगे, बहुत लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो पूरा अभी आसमान आपके लिए खुला है, तो आप हो जाइए तैयार। और प्यारे बच्चों, मैंने आज सोचा है कि मैं ज्यादा अब ये शेयर वगैरह के बारे में बहुत कम बोलूंगा, तो पहले ही मैं स्टार्टिंग में कह देता हूं क्योंकि आपको डिस्टर्ब होता है बीच में। तो आप सभी को मैं कहता हूं बच्चों कि सब लोग एक बार, मैं पहले ही शुरू में कह देता हूं कि आप सभी लोग चलिए, जितने लोग जुड़े हैं, और अगले 10 सेकंड तक अपनी पूरी शक्ति लगा करके शेयर कीजिए बिहार के हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में जहां आप जुड़े हैं। यहाँ पर स्टूडेंट है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों को मेरी जरूरत है, हर जगह आप इस वीडियो को शेयर करें। 10 सेकंड तक फटाफट तेजी में सब लोग शेयर करके आ जाएं एक बार। और सभी लोग इस वीडियो को एक बार लाइक भी कर लीजिए, पहले ही लाइक कर लीजिए और पहले शेयर कर लीजिए, क्योंकि हम जब क्लास में जाएंगे तो फिर एक फ्लो में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, एक फ्लो में पढ़ेंगे, बीच में शेयर वगैरह बोलने से डिस्टर्ब होता है, मैंने देखा है ऐसा। ठीक है, तो बीच में मुझे बोलना नहीं पड़े, आप लोग एक बार सब लोग कर दीजिए। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले गुरुजी बताइए। तो देखिए, बायोलॉजी हमारा समाप्त हो गया, आज हमारा फिजिक्स है बच्चों। हमारा क्या है, साइंस में हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही दिन देख लेंगे। क्या धीरे धीरे देखना है। सोशल साइंस में बच्चों उपभोक्ता जागरण लास्ट हमारा बचा था। ठीक है ना, उसके बाद बच्चों यहाँ हम लोग है ना, इकोनॉमिक्स खत्म होकर के, पहले हिस्ट्री खत्म हुआ, फिर है ना इकोनॉमिक्स खत्म हुआ, हम लोग आ चुके हैं सिविक्स में। इकोनॉमिक्स खत्म करके भी सिविक्स का 2 चैप्टर आज देखेंगे, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी और लोक है ना, और सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली। और उसके बाद बच्चों मैथ में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी चैप्टर नंबर 9 को। हिंदी में देखने वाले चैप्टर नंबर 9 आविन्यो, चैप्टर नंबर 9 हमारा हमारी नींद। और बच्चों संस्कृत में हम लोग देखने वाले हैं स्वामी दयानंद। अगर आपने हमारे सभी रामबाण को देखा है तो आपके ऑब्जेक्टिव सारे बन जाएंगे। तांडव को अगर आपने देखा है तो आपके सारे 2 अंक के प्रश्न बन जाएंगे। और अगर आप सुबह पढ़ रहे हैं हमारे साथ में अंतिम प्रहार, तो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन से। प्रकाश का परावर्तन का पहला क्वेश्चन आप लोग मुझे वादा कीजिए कि गुरुजी मैं अपना 100% दूंगा। पहले सब लोग वादा कीजिए कि गुरुजी 100% दूंगा, 100% दूंगा। कोशिश रहेगी कोई प्रश्न गलती ना हो, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे 100% सही हो, 100% सही हो, ऐसा हम कोशिश करेंगे। हर क्वेश्चन पर अपना बेस्ट देंगे। वादा करो आप लोग कि सर एकदम रुक करके शांति से, कोई हड़बड़ी नहीं, सारा क्वेश्चन सही करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जो मन में आए मार। नहीं बच्चों, 1 नंबर अगर आपने मिस्टेक किया तो हजारों बच्चों से आप पीछे हो जाएगा आपका रिजल्ट। 1 नंबर। और ऑब्जेक्टिव एक ऐसा चीज है बच्चों जहां आपको सॉलिड नंबर मिलता है, सॉलिड सॉलिड नंबर मिलता है, मतलब पूरा ठोस। कोई चाह करके भी आपका नंबर काट नहीं सकता, समझ गए ना। ना तो राइटिंग है ना कुछ, इसमें कोई जरूरी नहीं है, अगर आपका राइटिंग भी खराब है सिर्फ गोला लगा दो, बात खत्म है। पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन फर्स्ट लिखा गया कि दर्पण के सामने किसी भी, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा है? वह दर्पण कौन सा है जो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करता है? सीधा बच्चों, सीधा, केवल समतल, समतल तो सीधा देता ही है, केवल अवतल नहीं बच्चों, अवतल सीधा नहीं देता, नहीं देता, है ना। केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल, ऑप्शन डी, या तो समतल या तो उत्तल। फर्स्ट, पहला क्वेश्चन सही होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन सही हुआ गुरुजी, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, कब पूछा गया? 17 और 20 दोनों साल पूछा गया है। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, 1 नंबर है, चाहे क्वेश्चन हार्ड हो चाहे आसान हो, सब 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इज्जत पूरा बराबर का मिलना चाहिए हर क्वेश्चन को, सीधी रेखा में।
क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? कहा गया 15 और 20। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, सबको मालूम है, अपवर्तन और परावर्तन दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, परावर्तन के नियम से संबंधित है, परावर्तन के नियम से संबंधित है। आप लोग कुछ ऐसा कर दीजिएगा, मुझे बाद में है ना बीच में नहीं बोलना चाहिए। अपना फैमिली 5 के लाइव होना चाहिए, आज 5 के लाइव चाहिए। आप लोग को जो करना है आप लोग कर लीजिए। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। आप कहते हैं कि प्रकाश बच्चों 2 तरह के तरंग हैं। एक तो हम कहते हैं प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबक की तरंग, विद्युत चुंबक की तरंग। प्रकाश विद्युत चुंबक की तरंग होता है, चुंबकीय तरंग होता है, तरंग है, तरंग है प्रकाश। या फिर बच्चों, या प्रकाश अनुप्रस्थ, या प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश। तो ऑप्शन में देखिए क्या लिखा गया कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है प्रकाश विद्युत चुंबक की तरंग है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा 2015 2016। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बच्चों हमेशा 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 काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, काल्पनिक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बिहार में सबसे पहला आपका आंसर आना चाहिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत। कौन सा ऐसा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? अब वो समय चला गया, अब एकदम एग्जाम में जो आएगा वही पढ़ना है। वास्तविक प्रतिबिंब बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। जल्दी, कौन सा ऐसा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? गुरुजी, अवतल, अवतल ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, समतल दर्पण की फोकस दूरी 21 में पूछा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अभी तुरंत पढ़ा है मैंने, अनंत होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार, देखो सबसे पहले चोर चोरी करता है तो कुछ छोड़ के जाता है, समान आकार बोला है। तो 21 में समान आकार, आपको मैंने पढ़ाया था फिगर में कि बच्चे अगर समान आकार का प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को, ये होता है एफ, ये सी पर रखना पड़ता है। समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को सी पर रखना पड़ता है, सी पर, सी पर बच्चों, सी पर, यानी वक्रता, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तभी हमारा समान आकार का प्रतिबिंब बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 21 का दोनों पाली में पूछा गया है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन, काल्पनिक बच्चों पूछा गया काल्पनिक प्रतिबिंब। पहली बात है काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, पहली बात है। तो बच्चों उल्टा तो नहीं हो सकता, सीधा। आवर्धित लिखा, ये गलत है, आवर्धित होगा यहाँ। आवर्धित मतलब होता है बच्चों बड़ा, आवर्धित भी नहीं बनता। उत्तल में छोटा बनता है, छोटा को हम हासित बोलते हैं। तो सीधा और हासित, सीधा और हासित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दर्पण सूत्र 21 20, उम्मीद है बच्चों 23, उम्मीद है बच्चों 23। और कल अगर आपको ना कल इसको अगर सिद्ध करना है तो कल सुबह दीर्घ है ना, कल हमारे अंतिम प्रहार में आइएगा। दर्पण का सूत्र बताइए। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/f। अगर आपसे पूछा जाए कि लेंस सूत्र, लेंस सूत्र, तो क्या कहेंगे आप? लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों? गुरुजी लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों f बराबर r/2, यह किस दर्पण के लिए, किस दर्पण के लिए सिद्ध है? यानी f बराबर r/2 किस दर्पण पर लागू होता है? ऑप्शन ए अवतल पर, ऑप्शन बी उत्तल पर, ऑप्शन सी दोनों पर, दोनों पर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। बताओ जल्दी से कि f बराबर r/2 किस पर लागू होता है? गुरुजी दोनों पर। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कब पूछा गया? ध्यान दीजिएगा, 11 15 16 21। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन है? अग्रदीप पूछा है, अग्रदीप, पश्चिम नहीं पूछा है, अग्रदीप में। अग्र, किसी कार के अग्रदीप में, अग्रदीप में
अग्रदीप में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो अग्रदीप में अगर पूछा जाए बच्चों तो अवतल होता है। अग्रदीप में क्या होता है? अवतल होता है, याद रखना बच्चों। और पश्य पूछेगा, इसमें पूछा गया था। पश्य में पूछा जाए किसी कार है ना, किसी है ना, किस दर्पण का उपयोग पश्य दृश्य दर्पण के रूप में होता है? पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किसका प्रयोग होता है? पश्य दृश्य मतलब पीछे देखने के रूप में। तो बच्चों पश्य दृश्य में होता है उत्तल का। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर आता है, नई कार्तीय है ना, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने, ये हमारा दर्पण है, दर्पण है, इसके सामने यानी इधर, सामने मतलब इधर होता है, सामने मतलब इधर, इधर की दूरी क्या होती है? क्या धनात्मक, ऋणात्मक, या बच्चों ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दर्पण के सामने मतलब दर्पण के सामने इधर की दूरी नेगेटिव होती है बच्चों, इधर का डिस्टेंस नेगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव। पीछे बोला जाए तो धनात्मक, सामने बोला है तो ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? दर्पण हो या लेंस? बच्चों दर्पण हो या लेंस दोनों में फेमस है, दर्पण हो या लेंस दोनों में एक ही है जिसकी धनात्मक होती है, नाम क्या है बच्चों? उत्तल। तो उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है, 19 में पूछा गया था। अब आप लोग पूरी शिद्दत के साथ मुझे बताएं कि बच्चों इसमें आपने कितना क्वेश्चन सही किया है ना? आपने इसमें 15 प्रश्नों में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है? एक बार जरा देखें कि आप लोगों का जो मनोबल है, आप लोग की जो तैयारी है वो किस लेवल की जा रही है। जल्दी एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपने कितना प्रश्न सही किया है। यस गुरुजी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, ठीक है ना? चलिए वेरी गुड, ठीक है। यस 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 सही है। 14 क्वेश्चन गुरुजी, 15 क्वेश्चन हमने सही किया है, 15 में से 15 किया है, वेरी गुड। बढ़ जाए आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब का प्रकृति कैसा होगा? अगर आवर्धन बच्चों यानी m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा? जल्दी, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वास्तविक है बच्चों, ध्यान देना। वास्तविक सीधा में पॉजिटिव होता है ना? पॉजिटिव होगा तो सीधा होगा, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा। और बच्चों वास्तविक ही तो उल्टा होता है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं तो जल्दी बताओ कैसे होते हैं? और आपसे पूछा जाए कि काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं तो आप क्या लिखेंगे? बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं ना, वास्तव हमेशा उल्टा होता है, वास्तव बातें हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक बातें बच्चों हमेशा सीधी होती है ना? तो वास्तविक प्रतिबिंब होते ही उल्टे हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब होते ही सीधे हैं। अगला क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? दंत विशेषज्ञ जो होते हैं किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब करके देखने के लिए करते हैं? तो दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो अवतल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर होगा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की आवश्यकता है, यानी एफ निकालना चाहते हैं, फोकस दूरी यानी एफ। एफ निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ऑप्शन ए दर्पण तथा पर्दे की बीच की दूरी, दर्पण तथा पर्दे की बीच की दूरी यानी यू, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी यानी कि वी। बताओ बच्चों एफ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एफ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? ठीक है, तो बच्चों एफ निकालने के लिए हमें, एफ निकालने के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए, यू और वी। देखो बच्चों एक बच्चा कह रहा है सर 12 नंबर मिस्टेक है, अगर कहीं मिस्टेक है तो बच्चों हम उसको लास्ट में देखेंगे, पहले खत्म होने दीजिए चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की, ये हमारा गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, इसकी परावर्तक पृष्ठ ये है, इसकी ये जो वृत्ताकार सीमा है, वृत्ताकार सीमा है, इसका व्यास, ये जो है इसका व्यास, इसका व्यास क्या कहलाता है ना? तो बच्चों गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा को है ना के व्यास को कहते हैं बच्चों, हम इसे द्वारक कहते हैं, है ना? जब भी पूछा जाए, है ना, 2022 में भी पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। जब भी पूछे वृत्ताकार सीमा का व्यास, वृत्ताकार सीमा का
व्यास जब भी पूछा जाए तो आंसर कहना है बच्चों, उसे द्वारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक। द्वारक बिल्कुल सही जवाब है, सबका सही है। द्वारक 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 गुरुजी, सभी का आंसर एक साथ आ रहा है, द्वारक सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी आर बच्चों, आर बराबर 32 सेंटीमीटर है, एफ बराबर पूछा गया है। जल्दी बताओ, अगर वक्रता त्रिज्या का वैल्यू 32 सेंटीमीटर है तो एफ का मान क्या होगा? उसका हाफ होगा। एफ बराबर आर बाय 2 होता है, तो 32 को भागा 2 से कर दीजिए तो 16 सेंटीमीटर होगा। वो भी बच्चों उत्तल बोला, ध्यान देना, उत्तल बोला है तो बच्चों प्लस होगा। उत्तल क्या होता है? प्लस में, और अवतल बोले तो माइनस में। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए वही जो मैंने बताया, दाढ़ी बनाने के लिए या हजामत के लिए किसका उपयोग होता है? एक बार आप सभी लोग, प्यारे बच्चों, इसकी संख्या 5 के मैंने बोली थी, एक बार आप सभी लोग इसको 5 के तक पहुंचाएंगे, है ना। तो हजामत के लिए बच्चों क्या होता है ना, अवतल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, 15 में पूछा गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, है ना। तो बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होते हैं। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के फोकसांतर यानी एफ एवं वक्रता त्रिज्या यानी कि आर के बीच में संबंध बताइए। दोनों के बीच में संबंध बताइए। गुरुजी, गोलीय दर्पण एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है आर बराबर 2f। ऑप्शन ए सही है। एफ बराबर 2r गलत है, r बाय 2 होता है सही। एफ बराबर r बाय 2 सही है, एफ बराबर ये गलत है। तो बच्चा जी यहाँ दो ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ये मिस टाइपिंग कहिए या कुछ भी कहिए, पर यहाँ दो ऑप्शन सही हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए और सी दोनों सही है कि r बराबर हम 2f भी लिखते हैं और f बराबर हम r बाय, तो देयर इज टू ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आपको मैंने बताया बच्चों, अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें से एक ही बार ऐसा होता है जब बच्चों आभासी बनता है। बोलो कहाँ रखें? एक ही बार आभासी बनता है। ये हमारा अवतल दर्पण है और हम जब इसमें खींचते हैं तो एक ही बार आभासी बनता है, बस एक बार। कैसे सर? एक बार बनता है जब ये P और F के बीच हो। जब P और F के बीच हो बच्चों, तभी ऐसा हो सकता है। P और F के बीच हो तभी ऐसा हो सकता है। यानी बच्चों मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र गलत है। वक्रता केंद्र गलत बात है बच्चों। अगला, वक्रता केंद्र पर गलत बात है। वक्रता केंद्र से परे गलत बात है। दर्पण के ध्रुव यानी P तथा मुख्य फोकस F के बीच, P और F के बीच रखने से ही ऐसा हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखें, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है? कौन सा ऐसा दर्पण है जो हमेशा बच्चों सीधा प्रतिबिंब देता है? ऑप्शन ए, केवल अवतल, ये सीधा नहीं देता। केवल उत्तल, बात है। केवल समतल, ठीक लग रहा है, लेकिन बच्चों या तो समतल या तो उत्तल, दोनों मिलके देता है। समतल या उत्तल दोनों। पूछा गया कब? देखो 2022 में पूछा गया है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 26 कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बच्चा जी, आपको पता है ना कि उत्तल, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों प्लस में और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। मालूम है कि नहीं है? बताओ। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी सही हो, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब किसमें प्राप्त होता है? तो बच्चों छोटा बोले, ध्यान दीजिएगा, अगर बोले छोटा तो कहना है उत्तल, अगर बोले बड़ा तो कहना है अवतल, अगर बोले बच्चों समान आकार का बोले तो कहना है समतल। क्या कहना है? समतल। अब आप अंदाजा लगा लीजिए क्या होगा। बोला गया है छोटा मतलब उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन समाप्त हुआ बच्चों, जल्दी बताइए। 27 क्वेश्चन हमने आपसे करवाए। एक क्वेश्चन पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं गुरुजी कहीं मिस्टेक है, तो हो सकता है मिस्टेक हो, पर आप मुझे बताएं कि 27 प्रश्नों की श्रेणी में आपने पहले से आपको कितना याद था?
27 क्वेश्चन की श्रेणी में आपको प्यारे बच्चों पहले से ही कितने प्रश्न याद थे, और यहां से अगर देखो, अच्छा ये बताओ कि फिजिक्स के पहले चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अंदाजा लगाओ कि फिजिक्स से पहले चैप्टर से हाईएस्ट कितना क्वेश्चन आ सकता है प्रकाश का परावर्तन से, जल्दी बताओ, प्रकाश के परावर्तन से कितना क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैं भी अगर बच्चों अगर बोलता हूं ना उल्टा तो उसको झूठ समझो ना, कितना आ सकता है, अपना दिमाग आपका होना चाहिए कि यहाँ से कितना क्वेश्चन आ सकता है। देखो 80 क्वेश्चन आएंगे जिसमें फिजिक्स से बच्चों 26 क्वेश्चन रहेंगे, 26 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेंगे, और 26 क्वेश्चन में से अगर हमारे बुक में बच्चों मान लेते हैं कि 6 चैप्टर है, मान लेते हैं फिजिक्स में 6 चैप्टर है, तो 6 चौके 24, इस चैप्टर से बच्चों 4 क्वेश्चन रहेंगे, इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। अरे पूरा फिजिक्स से नहीं है ना, सिर्फ हम इस चैप्टर से पूछ रहे हैं, है ना, इस चैप्टर से सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन ही रहेंगे बच्चों, है ना, 5 या 6 क्वेश्चन रहेंगे। हाँ याद रखना हमेशा बच्चों, हाँ आपको यही बोलना है ना कि इस चैप्टर से 5 से 6 है ना, 4 से 5, 4 से 5 क्वेश्चन हाईएस्ट रहेगा इस चैप्टर से, 4 से 5, इससे अधिक नहीं रहेगा, ठीक है ना। हम आपको अगर बोल दें बच्चों कि नहीं इसी से पूरा क्वेश्चन रहेगा तो फिर ये गलत बात है ना, ये बात गलत है बच्चों, ठीक है। शुरू करें, यस आइए अब देखते हैं इस चैप्टर से, यहां से भी आपके एग्जाम में लगभग 4 क्वेश्चन रहेंगे, 3-4 क्वेश्चन यहां से रहेंगे। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है बच्चों। देखो सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, उससे कम होता है वायु में, वायु से कम होता है जल में, और जल से कम होता है कांच में। किसमें होता है, कांच में। यहाँ पर पूछा गया है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, बच्चों क्या लिखेंगे, कम होती है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है बच्चों, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण बताइए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तालाब के जल का कम गहरा दिखाई देने का कारण बताइए। गुरुजी कम गहरा दिखाई देने का कारण एक ही होता है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। पूछा जाए कि छड़ी के टेढ़ी मेढ़ी दिखने का कारण बताइए, टेढ़ी मेढ़ी, तो कहना बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। पूछा जाए तारों के टिमटिमाने का कारण बताइए, तारों के टिमटिमाने का कारण, तो क्या कहना बच्चों, ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। कब पूछा गया है ना, 19 में, 21 में, 22 में, ये सब क्वेश्चन ऐसा है बच्चों जो लगातार पूछे जाते हैं, है ना। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है बच्चों, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं है, तो हम कहेंगे यह मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। एक अगर आप लेंस लेते हैं उसमें मुख्य फोकस कितने होते हैं, जैसे मान लो हमने लेंस लिया बच्चों, है ना, उत्तल लेंस। अब इसमें क्या होता है ना कि फोकस इधर भी होता है, फोकस इधर भी होता है, तो एक लेंस में बच्चों, किसी भी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, याद रखना हमेशा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अवतल लेंस का आवर्धन m = क्या होता है। अवतल लेंस में बच्चों देखो ऐसे जो है ना कि हमारा जो सूत्र होता है लेंस का वो होता है बच्चों, है ना, -v/u, लेकिन अवतल में नेगेटिव हो जाता है ना, अवतल में u बच्चों हमारा नेगेटिव हो जाता है, अवतल क्या किसी में भी हो जाएगा, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा कि माइनस और -v/u बराबर है बच्चों पॉजिटिव v/u, है ना, याद रखना v/u। और अक्सर लोग गलती में, ध्यान दीजिएगा बच्चे ना थोड़ा मतलब बहुत गलती में आकर के कभी कभी बच्चों इसको चुन लेते हैं, u/v, याद रखना कि बड़ा ऊपर होता है। जब आप ABCD पढ़ेंगे ना तो बच्चों u के बाद v आता है, यानी v बड़ा होता है, v क्या होता है, बड़ा होता है, तो v ऊपर होगा और u नीचे होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू होगा, यहाँ पर अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, अपवर्तनांक का मान क्या होता है बताइए, है ना, 21 में पूछा गया है, हर बच्चे को मालूम है गुरुजी अपवर्तनांक का जो वैल्यू होता है वो sin i/sin r होता है। क्या होता है, sin i/sin r होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, sin i/sin, ओह मिस्टेक है, sin i/sin r, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, देखा बोल रहा हूँ सही हो रहा है यहाँ गलत। नेक्स्ट अगला
निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना? जल्दी से। हम्म सबसे अधिक बच्चों अपवर्तनांक होता है हीरा का। और आपसे अगर, है ना, आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कहना बच्चों हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, है ना? पूछा जाता है एग्जाम में कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। इन दोनों चीजों को आप याद रखना बच्चों, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखो ये अभिसारी और अपसारी, यहां से एक नंबर फिक्स है। जल्दी बताओ तेजी में, किस लेंस को अभिसारी कहते हैं? ठीक है ना, अभिसारी किसे कहते हैं? तो बच्चों आपको मालूम होगा कि उत्तल लेंस को, किसे? उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। और अवतल लेंस को, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी। ठीक है ना, याद रखना बच्चों, ठीक है ना? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, 2020 में और 22 में निम्नलिखित में से लेंस का एसआई मात्रक बताइए। लेंस का मात्रक पूछा है, लेंस का कौन सा मात्रक है? गुरुजी लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी। इसको सूचित कैसे करते हैं? तो गुरुजी सूचित करते हैं डी से। अच्छा, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू क्या होता है? तो एम्पर, है ना, 1 मीटर, है ना, 1 मीटर, है ना, ऐसे होता है, इनवर्स टाइप का, इस टाइप का होता है, ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना? देखो बच्चों 19 और 22 में पूछा गया था, यानी पिछले साल यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। मैंने बोला लेंस हो या दर्पण, दोनों में आपको उत्तल ही मारना है। लेंस पूछे या दर्पण, दोनों में उत्तल मारना है। अगला, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? गुरुजी हवा में। हवा में तो होती ही है, जल में, सीसा में, हीरा में। देखो बच्चों सबसे अधिक होती है निर्वात में। अगर निर्वात ऑप्शन नहीं रहे तो क्या मारना चाहिए? हवा, है ना, हवा मारना है। आंसर क्या हवा हो जाएगा, हवा में प्रकाश की चाल होती है। अगला क्वेश्चन, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? देखिए बच्चों, छोटे अक्षर को पढ़ना है मतलब जूम ज्यादा करना पड़ेगा। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जूम ज्यादा करना पड़ेगा, यानी बच्चों हमारा अवतल काम नहीं आएगा, क्योंकि अवतल में जूम नहीं होता है। अवतल काम नहीं होगा, बचा क्या? उत्तल। उत्तल में बच्चों जितना फोकस कम होगा उतना ज्यादा दूरी होगा, मतलब जूम ज्यादा होगा, फोकस कम होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर फोकस देखो, एक है 50 और एक है हमारा 5, तो कम फोकस चाहिए ना, क्योंकि बच्चों जूम करने के लिए कम फोकस चाहिए, कम फोकस, कम फोकस रहेगा तब जूमिंग ज्यादा होगा। तो बच्चों 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ठीक है ना, उत्तल लेंस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला पेश करते हैं बच्चों की, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? है ना, क्षमता निकालना यानी कि डायफ्टर निकालना है। तो बच्चा जी ध्यान दीजिएगा, अगर 20 है हमारा तो क्षमता यानी कि P इज इक्वल टू होता है 100/100 अगर सेंटीमीटर में है, 100 हमारा क्या होता है? F होता है। तो 100 हमारा 20 दिया है, तो 20×5 = 100। अब देखो प्लस या माइनस, तो बच्चा जी यहाँ क्वेश्चन बोला है उत्तल, उत्तल बोला है ना, तो उत्तल में प्लस होता है, उत्तल में प्लस होता है। 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? बताओ, इसका उपयोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आप कहेंगे सर ये तो एकदम याद कर लेते हम लोग मिट्टी, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आते हैं, बस आप अच्छे से क्वेश्चन को बनाए बच्चों, ठीक है। हर क्वेश्चन को लीजिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन बच्चों परावर्तन में भी आया और अभी अपवर्तन में भी है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। हंस के बनाने पर एक को क्वेश्चन गलती नहीं बनना चाहिए। अगला, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकते हैं? देखो यहाँ पर 30% बच्चा अभी वो गलती करता है, 30%। बताओ जल्दी से, क्वेश्चन है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनते हैं, लेंस पूछा गया है, बताओ। बच्चों आपको मालूम होगा कि उत्तल एक ऐसा लेंस है जो दोनों बना सकता है, दोनों लेंस की बात कर रहे हैं, दर्पण नहीं, लेंस दोनों बना सकता है। लेकिन बच्चों अवतल एक ऐसा लेंस है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है।
काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर खींचते हैं इस तरह से, अवतल लेंस ऐसा होता है बच्चों, और यहाँ पर जब हम भी लेके जाते हैं, जब भी लेके जाते हैं तो यहाँ से क्या करता है, इस तरह से चित्र आ जाता है ना, ऐसे करके चला जाता है, हाँ ऐसा होता है। और हम लोग क्या करते हैं, इसकी कल्पना करके बच्चों, है ना, कल्पना करके यहाँ पर प्रतिबिंब बनाते हैं, तो हमेशा बच्चों अवतल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है ना बच्चों, एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम का मान बताइए, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम का मान 10 टू द पावर, 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर होता है बच्चों एक एंगस्ट्रॉम का मान, याद रखिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि एक उत्तल लेंस होता है, 13 में पूछा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान नहीं सर, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, हाँ किनारों में मोटा, नहीं 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 गलत है, किनारों में मोटा थोड़ी होता है, देखो यहाँ बीच में मोटा होता है, ऐसे ना होता है, हाँ तो ना, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ बीच में मोटा होता है, ये बीच में मोटका होता है, बीच में मोटका होता है। यस, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? वही बात है जो अवतल में पढ़े थे, वही बात है, कहाँ रखना चाहिए? वही बच्चों वक्रता है ना, जब भी पूछे ध्यान दीजिए, जब भी ये वाला शब्द सुनने को मिले, समान आकार का क्या आ जाए, समान आकार, जब भी समान आकार शब्द सुनिए, बोलिए बच्चों वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी हो। अगला क्वेश्चन बच्चों, कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु कहाँ रखा जाए? उत्तल लेंस में ऐसा कब होता है? देखो बच्चों वही चीज है ना जहां अवतल में पढ़े थे, सेम टू सेम वही है। कहाँ होता है? जब बच्चों हमारा उत्तल लेंस होता है ना, जब इसको हम यहाँ रखेंगे बच्चों, ये जो इसका पोल है ना P और यहाँ पर F के बीच में रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तभी ऐसा होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? अनंत पर नहीं सर, फोकस और उत्तल लेंस के बीच, है ना, फोकस और लेंस के बीच, फोकस दूरी और दुगनी नहीं, गलत है ये, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो ये संभव ही नहीं है बच्चों, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? 22 में पूछा, वाह, यस सर, किसी निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो कांच की पट्टिका नहीं सर, उत्तल लेंस, हाँ सर, उत्तल लेंस बना सकता है, दर्पण नहीं, लेंस बना सकता है, यस यस, लेंस बना सकता है, सही है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, नंबर 24 है, किसी बिंब, है ना, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? बच्चों ध्यान दीजिए, ये मान के चलो ये हमारा एक लेंस है, ठीक है ना, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें लेंस से, है ना, बिंदु स्रोत से निकला, मान लीजिए निकला, और निकलने के बाद बच्चों यहाँ गया और लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ मिलती है, मान लो यहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, हम उसे फोकस कहते हैं, हम उसे फोकस कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? फोकस, 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 यस गुरुजी, एफ कहते हैं, एफ कहते हैं, फोकस कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, 22 में पूछा है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? बच्चा जी, फोटोग्राफिक कैमरा में क्या लगा होता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस लगा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला पेश करते हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में है। देखो दर्पण और लेंस दोनों माइनस में है, बताओ कौन सा दर्पण होगा? दर्पण बच्चों जिसका एफ निकला है -15, लेंस बच्चों जिसका एफ दिया है -15, तो बताओ दोनों क्या होगा? सर देखिए, दर्पण हो या लेंस हो, अगर माइनस में है इसका मतलब ये क्या है? क्या है बोलो? दर्पण हो या लेंस हो, अगर माइनस में है तो वो अवतल है। दर्पण अवतल, दर्पण उत्तल अवतल नहीं, दोनों अवतल होगा, दोनों अवतल बच्चों, दोनों 100% अवतल ही होगा, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, अगर माइनस है तो वो अवतल होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, बताओ 2022 में पूछा है, न्यूनतम मतलब होता है कम, प्रकाश का चाल कम किस में होता है? सर देखिए पहला ऑप्शन निर्वात में, इसमें तो अधिक होता है रे जल में, वायु में, सबसे कम किस में होगा बताओ? हमने बताया होगा कि निर्वात में सबसे अधिक, उससे कम होगा आपका वायु में, वायु में उससे कम होगा, उससे कम होगा जल में, उससे कम होगा कांच में, तो सबसे कम यहाँ होगा बच्चों कांच में।
ऑप्शन नंबर डी सबसे कम होगा कांच में, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है ना, चलो बढ़ जाए आगे। यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच, एक गोलीय है ना, गोलीय कवच है बच्चों। बाहरी त्रिज्या 20 है, कोई दिक्कत नहीं, बाहरी त्रिज्या 20 कर देते हैं। भीतरी त्रिज्या 19.8 है, थोड़ा सा कम है, 19.8 है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, 22 में पूछा गया था बच्चों। यह जो है ना, जब भी ऐसा बनेगा, जब भी ऐसा बनेगा कम और ज्यादा वाला, तो ये हमेशा बच्चों अवतल लेंस की तरह काम करेगा, ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की तरह काम करेगा। ये नया क्वेश्चन था बच्चों, इसमें दे दिया गया था, नया क्वेश्चन था, दिस न्यू क्वेश्चन बच्चों, अभी तक का सबसे नया क्वेश्चन यही दिया था, है ना। यह अवतल की तरह काम करेगा। पूरी 21 में मिस्टेक है आपका, अच्छा ध्यान दीजिए, है ना। है ना, 21 में मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है देखो, क्या बोला गया, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए कहाँ रखना चाहिए, अनंत पर होगा क्या, फोकस पर होगा क्या, कहाँ होगा, क्या बात करते हैं जी। नहीं सही थे बच्चों, है ना, सही था, जल्दी बताओ। 28 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, 28 प्रश्नों में आपने कितना प्रश्न सही किया, जल्दी बताओ। 28 में, 28 क्वेश्चन की श्रेणी में आपने कितना सही किया। यस, 21 का गलत नहीं, गलत नहीं है बच्चा, क्यों फालतू, मतलब जब जो रहे गलत तो वो बोलो, तो है ही नहीं उसको मत बोलो। यस यस, सारा सही है सर, सही है सर, चलो चलो ठीक है ना। कहीं मिस्टेक होता है, मैं देखो आज तक मेरे में ऐसा नहीं है कि मिस्टेक हुआ हम बोलेंगे मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक है तो 100% हम मानते हैं बच्चों, लेकिन हाँ सही में होना चाहिए मिस्टेक। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर शायद आज मिस्टेक से ये है ना, ये हो गया कि मैथ वाला पहले आ गया क्या। चलो है ना, आ जाओ इसके बाद, चलिए शुरू करें, शुरू करें एसएसटी में। यस गुरु जी, एसएसटी में बच्चों आज है ना, आज हमारा कौन सा चैप्टर होगा एसएसटी में, आज हमारा इकोनॉमिक्स का, आज हमारा इकोनॉमिक्स का कौन सा होगा बताओ। आज इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, आज इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। क्या पढ़कर आए हैं आप, क्या आप घर से पढ़कर आए हैं, यस और नो, एक बार जल्दी से बता दें। तो जी हम लोग घर से पढ़कर आए हैं। शुरू करें, शुरू करें 7वां नंबर चैप्टर, चलिए 7वां स्टार्ट करते हैं। यस यस गुरु जी, 7वां स्टार्ट किया जाए। आइए 7वां क्वेश्चन है ना, 7वां चैप्टर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना था। सारा सही करना है, सारा क्वेश्चन आज आपका सही होना चाहिए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना था। बच्चों 1986 में, ऑप्शन नंबर बी 1986 में। अगर आपसे पूछा जाए उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो प्यारे बच्चों कमेंट कर देना। अगर आपसे पूछा जाए है ना कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, भी कमेंट में आना चाहिए। पूछा जाए राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस कब मनाते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चा जी। पर्यावरण दिवस है ना, क्या बोलते हैं, है ना, उपभोक्ता दिवस बच्चों 15 मार्च को मनाते हैं, और पर्यावरण दिवस बच्चों 5 जून को मनाया जाता है, और महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, और मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता पदार्थ है ना, किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो बच्चों खाद्य पदार्थ में क्या होना चाहिए, है ना, सॉरी हॉलमार्क नहीं रहे, एक मार्क, है ना, खाद्य पदार्थ में बच्चों एक मार्क होना चाहिए। ठीक है ना, और जो सोने की आभूषण होते हैं, सोने के आभूषण में क्या होना चाहिए बताओ। अगर पूछा जाए बताओ भाई सोने के आभूषण में क्या होना चाहिए, तो सोने के आभूषण में हम लोग कहते हैं कि भाई मेरे सोने के आभूषण में क्या होना चाहिए, हॉलमार्क होना चाहिए, हॉलमार्क सोने के आभूषण में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 13, 18, 20, 21, है ना, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों आंसर है उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बच्चों बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादन है ना, कृषि उत्पादकों के मानीकरण है ना, मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। कृषि उत्पादक के माननीकरण में किसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों कृषि मानकीकरण पूछा गया, यानी कि कृषि में जो भी हो उसमें कौन सा चिन्ह दिया जाता है। तो हॉल मार्क नहीं होगा बच्चों, इको मार्क नहीं होगा, एग मार्क होगा। कृषि कृषि से जो भी होगा उसमें क्या होगा, एग मार्क होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा कि उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। उपभोक्ता
शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो बच्चों आप कहते हैं ना कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने में ऑप्शन 50 रुपए, 10 रुपए, 70 रुपए, कोई नहीं, क्योंकि बच्चों उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने में कोई शुल्क नहीं लगता, तो लिखेंगे नो फीस, नो नो, कोई नहीं, 0 रुपए। नेक्स्ट, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है? भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है? जल्दी से, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम बच्चों कब पारित हुआ है ना? एक सेकेंड, भारत में मानवाधिकार में एक बार बच्चों है ना कंफर्म हो जाता हूँ, कहीं इसमें मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है ना? भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है? ठीक है बच्चों, तो आंसर है हमारा 1993 में, ठीक है ना, 1993 में। ऑप्शन नंबर 20 है ये, 1993, 1993। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया है? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया है ना? देखिए, ऑब्जेक्टिव बच्चों सॉलिड होता है, ऑब्जेक्टिव ना ऐसा चीज है जहां आपको सॉलिड नंबर मिलता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना जरूरी है? 13, 16, 18, 18, 19, 22। देखिए कितना साल पूछा गया है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा चिन्ह होना चाहिए? तो उसमें हॉलमार्क लगा होना चाहिए। बच्चों शुद्ध के ना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है ये भी पूछा जाता है साइंस के एग्जाम में। बच्चों शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, लेकिन पूछा जाए बच्चों कि आभूषण बनाने के लिए जो सोना होता है, आभूषण बनाने के लिए जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होना चाहिए? तो आभूषण बनाने में 22 कैरेट का, क्योंकि 24 कैरेट का मुलायम होता है, वो उसका आभूषण नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत कहाँ करना चाहिए? चलिए, अगर 20 लाख से कम है बच्चों, 20 लाख से कम है तो शिकायत होता है जिला फॉर्म में, लेकिन अगर 20 लाख से अधिक है तो शिकायत होता है राज्य आयोग में। राज्य आयोग में। देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी है? देश में जिला फॉर्मों की संख्या, जिला फॉर्मों की संख्या देश में कितनी है बताओ जल्दी से, कि देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी है? तेजी में, यस यस गुरुजी मेरे, देश में जिला फॉर्मों की संख्या 582, 582 बिल्कुल सही जवाब है। देश में जिला फॉर्मों की संख्या 582 है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, ठीक है ना? इस चैप्टर से 9 ही क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, क्योंकि बच्चों पूरे बुक में 7 चैप्टर है, 9 में से आपने कितना सही किया? 9 प्रश्न में से आपने कितना क्वेश्चन किया? जल्दी से। यस यस, 9 में से हमने 9 किया गुरुजी, हमने 9 कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना? ऐसे तो मैं बोलना पहले बच्चों अब कम कर दिया हूँ। एक बार सब लोग इस वीडियो को लाइक करना और एक बार शेयर करना। उन लोगों के लिए बात है ये जो लोग नए जुड़े हैं, जो नए छात्र जुड़े हैं उनके लिए है, ठीक है? चलो सब लोग लाइक कर देना एक बार, नए वाले। चलो आगे बढ़ जाए। आइए, आज से स्टार्ट हो रहा है बच्चों आपका, आज से आपका स्टार्ट हो रहा है ना सिविक्स। अच्छा ये बताओ, सिविक्स में कुल कितने चैप्टर हैं? सिविक्स में कुल कितने चैप्टर हैं जल्दी से? इसमें चैप्टर्स की संख्या कितनी है? चैप्टर्स की संख्या जल्दी बताओ। सिविक्स में कुल कितने चैप्टर हैं? सबसे पहले कौन बताएगा? सिविक्स में कितने चैप्टर हैं? यस यस गुरुजी क्वेश्चन, हाँ सिविक्स में कितने चैप्टर हैं? 5 5 5 5 सबका कमेंट आ रहा है। गुरुजी 5 चैप्टर हैं, ठीक है ना? आज हम लोग इसमें 2 चैप्टर देखने वाले, 5 में से 2 चैप्टर आज देखेंगे बच्चों। कितने देखेंगे बताओ? 5 में से 2 चैप्टर आज हम लोग देख लेंगे, 2 देख लेंगे, ठीक है ना? चलो पहला क्वेश्चन पेश करते हैं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा चैप्टर, बहुत छोटा, कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला क्वेश्चन देखिए फर्स्ट में, कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है ना? 17 और 20 दोनों पूछा गया है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। खूब फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत फेमस है, तो स्टार लगा लेना बच्चा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? जल्दी बताएं, ठीक है? तो बच्चा जी, आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल, पंचायती राज व्यवस्था में है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित है,
सांप्रदायिक जो राजनीति है वो किस पर आधारित है? देखिए बच्चों, आप ना और सभी बच्चों से बहुत आगे हो। बोलो क्यों आगे हैं? है ना कि गुरुजी हम कैसे आगे हैं? बच्चों, आप डेली ऑल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इसलिए आप सभी बच्चों से बहुत आगे हैं। ठीक है ना? बोलो हाँ या ना। आप सभी लोग जो है ना और बच्चों से आगे हैं, क्योंकि आप डेली डेली बच्चों ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की क्लास हो, चाहे वो हमारा तांडव हो बच्चों, चाहे वो अंतिम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सुबह क्लास हो, सभी क्लास में आप लोग ऑल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इसलिए आप सबसे आगे हैं। ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है किस पर बच्चों? धर्म पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो 16वीं लोकसभा में बच्चों महिला सदस्यों की संख्या 61 थी ना, 61 थी बच्चों ना, 61 थी। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? खूब पूछा जाता है, खूब आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, कि रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? आंसर लिखते हैं बच्चों, जेड गुडी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है बच्चों? सांप्रदायिक राजनीति जो है वो किस पर आधारित है? तो बच्चों कहते हैं, है ना, कि एक ध्यान दीजिएगा, कहते हैं एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, यह कहना बच्चों सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। ये अपना धर्म को बच्चों बहुत वैल्यू देना, दूसरे के धर्म को वैल्यू नहीं देना, ये सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, बताओ, है ना, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? गुरुजी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? पता है, सिविक्स जो है ना बच्चा बहुत आसान है, क्वेश्चन बड़ा कम है इसमें, है ना रे? सिविक्स में क्वेश्चन कम है ना, बहुत कम क्वेश्चन है सिविक्स में। तो बच्चों कौन सा बात सही है? यह धर्म को, है ना, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सही बात है, ये आप धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। गलत बात है, कोई धर्म को राजकीय आज तक नहीं बोला है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं देता। गलत बात है, कुछ भी मान सकते हैं आप। महिलाओं को मतदान का अधिकार अभाव नहीं, अभाव कहाँ है, सब महिला देता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं बताओ? बिहार में महिलाओं, है ना, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 50% आरक्षित हैं। अगला है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी तुरंत पढ़ा था आपने कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं मेरे भाई 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो बच्चों 15 से पहले 10% थी बच्चों, मात्र 10%। 10% से कम भी या 10% बोल सकते हो। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, खत्म हो गया। इस चैप्टर में 11 ही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको 11 में से 11 याद होगा। जल्दी बताओ 11 में आपको कितना याद है? बहुत कम क्वेश्चन है। ठीक है, सिविक्स में बहुत कम क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आप उनको पढ़ें और बच्चों अपने आप पर विश्वास रखें। आप डेली ऑल सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप नहीं डरेंगे, आपका हर सब्जेक्ट अच्छा है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एसएसटी आता है, सिर्फ साइंस आता है, आपको मैथ्स, हिंदी, संस्कृत सब कुछ आता है। यानी आप लोगों का जो नंबर आएगा बच्चों, पता है आप लोगों का नंबर ऐसा नहीं होगा कि किसी, है ना, किसी सब्जेक्ट में आ गया 70 और किसी में आ गया 90, ऐसा नहीं होगा। आएगा तो बच्चों सब सब्जेक्ट में नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा आपका। ठीक है ना, चलो आ जाओ दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। तो 5 अध्याय का ये चैप्टर है, एक अध्याय हमने समाप्त कर दिया। आज हम दूसरे अध्याय में चलते हैं। बचा 4 अध्याय, है ना। इसके बाद क्या बचेगा? इसके बाद बच्चा सर हिस्ट्री सर खत्म हो गया बच्चा, सर इकोनॉमिक्स खत्म हो गया रे, सिविक्स सर 2 चैप्टर आज हो गया, कल यहू खत्म कर देंगे। तो बचेगा क्या? खाली ज्योग्राफी, वो भी खत्म हो जाएगा। उसका कहाँ है, कुछ नहीं, खत्म। आपदा बचेगा इसी लास्ट में, आपदा भी खींचे देना, आपदा खींच दिए एक दिन। आपदा हो गया है ना, हाँ आपदा हो गया है, हाँ 2 नंबरिया इसके बाद होता है ना उसमें। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपदा का बचा है 12 को। नेक्स्ट चलो, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली पढ़िए। पहला क्वेश्चन फर्स्ट वाला,
भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्थान में हुई है? 21 और 22 दोनों में पूछा है, और हम भविष्यवाणी लग रहा है कि 23 में पूछेगा। जल्दी, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कहां पर है? तो गुरुजी यह व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है। ऑप्शन नंबर, अरे उल्टा पुल्टा हो गया है तो यहाँ होना चाहिए सी, जो भी हो लो, लेकिन मतलब लास्ट वाला आंसर सही है, बात खत्म। अगला, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जल्दी बताओ, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 20, 21 दोनों पूछा है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बच्चों ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइए? तो 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन 1921 में पूछा गया है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं ना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, है ना। बिहार बच्चों पृथक राज्य के रूप में कब बना? बिहार पृथक राज्य के रूप में कब बना? एग्जाम में पूछा जाता है, तो कहना बच्चों वर्ष 1912 में बिहार पृथक राज्य के रूप में बना था, यानी अकेला राज्य बना था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? बच्चों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर आता है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली? 21-22 दोनों पूछा रे, 21-22 दोनों तो 23 हो सकता है ना। यस सर। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो बच्चों क्या है? संघीय और अध्यक्ष, गलत है, संघीय और संसदीय, है ना। संघीय कि बच्चों भारत राज्यों का संघ है और यहाँ पर संसदीय होते हैं ना, संघीय और संसदीय दोनों होगा, ऑप्शन नंबर बच्चों बी सही होगा। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो भाई मेरे भारत में पहला नगर निगम जो बना था वो चेन्नई यानी मद्रास में बना था। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई बिहार में पहला नगर निगम कहाँ बना था, पूछा जाए कि बिहार में पहला नगर निगम कहाँ बना था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा, है ना। बिहार में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, 5000 बच्चे लाइव देख रहे हैं। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है, लेकिन जो आपसे मांगे आप वो पूरा करते हैं। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे आप लोग, ठीक है ना बच्चों। आप लोगों में से सब लोग है ना पूरी जान लगा देते हैं, गुरुजी ने कुछ कहा है तो पूरा करना है। 5000 बच्चे लाइव देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर से बच्चों, दिल जीतने के लिए आपने साबित कर दिया है कि गुरुजी जितनी आग आपके अंदर है बच्चों को पढ़ाने की, उतनी ही आग हमारे भी अंदर है। दोनों तरफ बच्चों कनेक्शन, मुकाबला टक्कर का है, हाँ? एकदम मुकाबला टक्कर का है। तो बच्चों मैंने क्या बोला था अभी कि बिहार में जो है ना बिहार में क्या है? पटना है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि भारत में मतदान ना मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है ना। तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु बच्चों 18 वर्ष है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया? हमारा संविधान बच्चों कब अंगीकृत हुआ है ये बता दो, कब से लागू हुआ है? गुरुजी हमारा संविधान जो है ना संविधान बच्चों लागू हुआ है कब? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है ना। 2019 और 21 में पूछा गया है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो बच्चा जी ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए आपसे कि ग्राम पंचायत का, डायरेक्ट पूछा जाए कि ग्राम पंचायत का कौन होता है, तो कहना बच्चों ग्राम पंचायत का होता है मुखिया। और आपसे पूछा जाए कि ग्राम कचहरी का कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का बच्चों सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का कौन होता है? सरपंच होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों ग्राम की रक्षा किसके हाथ में होती है, ग्राम की रक्षा किसके हाथ में होती है, तो कहना बच्चों की दलपति के हाथ में होती है। पूछा जाए बच्चों की सरपंच जो है बच्चों, है ना, कितने राशि तक, है ना, सरपंच कितनी राशि तक मामला की सुनवाई कर सकता है? सरपंच कितनी राशि तक मामला की सुनवाई कर सकता है? कहना बच्चों 10,000 तक के मामले की सुनवाई कर सकता है। पूछा है बच्चों कि सरपंच जो है ना, सरपंच के है ना कैसी मामलों पर सुनवाई कर सकता है? तो दीवानी और फौजदारी दोनों बच्चों पूछा जाएगा आपसे कि सरपंच कैसी मामलों पर फैसला सुना सकता है। ऑप्शन ए में बच्चों दीवानी होगा, ऑप्शन बी में बच्चों फौजदारी होगा, ऑप्शन सी में कुछ दिया रहेगा दोनों, तो लिखना बच्चों दोनों पर यह सुनवाई कर सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होते हैं। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? मैंने बच्चों एक बार गलती कर दिया था, ठीक है ना। वर्तमान में भारत में, है ना सर आपका बर्थडे आने वाला है बच्चा, गुरुजी का बर्थडे आने वाला है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो बच्चा जी 8 हैं। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, है ना। पंचायती
राज्य संस्थानों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो बच्चों कहते हैं ना 73वां ऑप्शन नंबर बच्चों बी सही है। अगला, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि नगर निगम से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, नगर निगम से पूछा जाए कि नगर निगम से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, तो कहना बच्चों नगर निगम से हमारा 74वां है। पूछा जाए बच्चों की पंचायत की स्थापना कब हुई थी, तो कहना बच्चों पंचायत की स्थापना, ध्यान रखना, पंचायत की स्थापना कब हुई थी, कहना बच्चों 1959 में। पूछा जाए पंचायत की स्थापना कहाँ हुई थी, कहना बच्चों राजस्थान में। पंचायत बच्चों है ना कैसी व्यवस्था है, पंचायत कैसी व्यवस्था है, कहना बच्चों त्रिस्तरीय, कैसी है, त्रिस्तरीय ना, पंचायत कैसी व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इस चीज को याद रखना बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी, तो कहना बच्चों राजस्थान में शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, क्वेश्चन बच्चों निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें, गुरुजी उत्तराखंड तो राज्य हैं, है ना, छत्तीसगढ़ भी राज्य हैं, केरल भी एक राज्य हैं, चंडीगढ़ बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, तो बच्चों कहना केरल सबसे शिक्षित राज्य में आता है। पूछा जाए बच्चों सबसे अधिक आय किसकी है, तो कहना बच्चों गोवा की आय सबसे अधिक है, ठीक है ना। अगला पेश करते हैं संघ सरकार का उदाहरण, बाबा रे बाबा कितना बार पूछा गया है संघ सरकार का उदाहरण। पहले ये बात तो देखो कितनी बार पूछा गया है, 13, 15, 18, 19, 20, 21 खाली 22 छोड़ दिया है। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है बच्चों, कहना बच्चों अमेरिका में कितने राज्य हैं, कहना बच्चों 50। पूछा जाए कि अमेरिका में है ना, अमेरिका की मुद्रा क्या है बच्चों, तो कहना अमेरिका की मुद्रा बच्चों डॉलर है, क्या है, डॉलर है अमेरिका की मुद्रा। कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, यस, अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, संघ सरकार राज्य के ना, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है, तो बच्चों कहते हैं लिखित संविधान तो होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन भी होना चाहिए, इकहरी शासन व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर सी पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया 18 और 20 दोनों में। पूछा जाए बच्चों कि दल बदल कानून कब बना था, तो कहना बच्चों वर्ष 1985 में, वर्ष 1985 में बना था। पूछा जाए बच्चों किस पर लागू होता है, तो कहना बच्चों सांसदों और विधायकों पर, संसदों और विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो कहना बच्चों 545। पूछा जाए कि निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है, तो कहना बच्चों 543। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो कहना बच्चों 40 सीटें हैं, कितनी हैं, 40 सीटें बिहार में लोकसभा की हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, 2020 में पूछा गया है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, कहना बच्चों पटना निगम का है ना, पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बच्चों, है ना, क्या कहते हैं, महापौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है, कहना बच्चों है ना, अनुच्छेद 19 में हमें दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। और आपसे पूछा जाए बच्चों कि हमारे संविधान के जनक कौन हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान, बहुत बातें हो रही है, जनक कौन है, कहना बच्चों भीमराव अंबेडकर है ना जनक हैं। पूछा जाए हमारे संविधान में कितने भाग हैं, संविधान में कितने भाग हैं, कहना बच्चों 22 भाग हैं। पूछा जाए हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कहना बच्चों कि हमारे है ना हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए है ना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, तो बच्चों मौलिक अधिकार की संख्या 6 हैं। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार की संख्या 6 हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, 2019 में पूछा गया है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो बच्चों बिहार में अवस्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए बिहार के किस जिले में, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सभी लोग कि बिहार के किस जिले में लिच्छवी गणतंत्र के अवशेष मिले हैं या उसके बारे में जानकारी मिली है। बिहार के किस जिले में बच्चों जानकारी मिली है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, यस फटाफट करके कमेंट बॉक्स में, ठीक है, किस जिले की बात हो रही है, यस गुरुजी, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पेश करते हैं। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन सा नहीं है, इसमें बता दीजिए। तो सर देखिए, इसमें सबसे पहली बात है ग्राम पंचायत है, दूसरा बच्चों पंचायत समिति दूसरा है। पहला है हमारा ग्राम पंचायत, पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा में आता है पंचायत समिति और तीसरा में आता है जिला परिषद बच्चों, ठीक है ना। तो ये तीनों है हमारा, कौन सा नहीं है? नगर निगम नहीं है, नगर निगम इसमें नहीं होगा, ठीक है ना, नगर निगम इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन नंबर 21 पेश करते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ तो सिर्फ 18 लिखा है कई बार ना छोड़ देते हैं लोग, है ना। कहते हैं बच्चों की सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि 2018 में पूछा गया, बताओ क्योंकि यह, जल्दी बताओ, क्योंकि यह विभिन्न समुदायों, है ना, क्योंकि यह विभिन्न समुदायों में के बीच में टकराव को कम करती है, विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव को कम करती है। अगला क्वेश्चन बच्चों लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? दूसरा स्तर कौन सा है? तो पहला स्तर होता है हमारा ग्राम पंचायत, पहला स्तर है। दूसरा होता है बच्चों पंचायत समिति, दूसरा होता है हमारा पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए तीसरा कौन है, तो तीसरा बच्चों हमारा जिला परिषद है। तीसरा क्या है? जिला परिषद। तीसरा आता है हमारा जिला परिषद। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, याद रखिएगा कि पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, पंचायत का चुनाव कौन कराता है, याद रखना बच्चों, राज्य चुनाव आयोग, है ना। राज्य चुनाव आयोग जो है, राज्य चुनाव आयोग जो है वो हमारा राज्य, है ना, राज्य चुनाव आयोग जो है वो पंचायत का चुनाव करवाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि राज, है ना, कौन से, है ना, कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया है? पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया है कौन से संविधान अधिनियम के द्वारा? तो बच्चों आपका, है ना, आपका आंसर क्या आता है कि कौन से संविधान अधिनियम के द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर है? तो उत्तर आता है बच्चों 73वां। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? नगर निगम में इनकम का स्रोत कौन सा नहीं है? गुरुजी पहला ऑप्शन दिया गया मकान कर, हाँ नगर निगम लेते हैं, जल कर नगर निगम लेते हैं, शौचालय कर नगर निगम लेते हैं। बच्चों इनकम टैक्स, आय कर, क्या इनकम टैक्स लेने का अधिकार नगर निगम को है? नहीं सर, इनकम टैक्स तो नहीं ले सकते क्योंकि वो केंद्र सरकार का मामला है। बच्चों बताओ क्या इनकम टैक्स बच्चों नगर निगम को लोग देते हैं? कभी आपने सुना है कि फलना आदमी ने इनकम टैक्स नगर निगम को दिया? उतना उतना है। अगर अगर बच्चों अडानी अंबानी का इनकम टैक्स अगर नगर निगम लेने लगे तो नगर निगम बच्चों रातों रात अमीर हो जाएगी, ठीक है ना। इनकम टैक्स नहीं ले सकती। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? पंचायत की व्यवस्थापिका सभा को क्या कहते हैं? बच्चों पंचायत की व्यवस्थापिका सभा को 2022 में पूछा गया है, हम उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों देखो, रक्षा दल तो नहीं बोल सकते, इसका काम तो सुरक्षा है। रक्षा दल का काम बच्चों सुरक्षा है, सुरक्षा है। और ग्राम कचहरी बच्चों ये हो सकता ना, पंचायत की व्यवस्था तो नहीं है, ये तो शासन वाला है, ये तो शासन है पंचायत, सॉरी शासन नहीं बच्चों, है ना, ये तो फैसला सुनाता है ना। तो इसका काम है बच्चों न्याय, हाँ ये आपका न्याय वाला काम करती है, ठीक है ना। तो ग्राम सभा बच्चों, ग्राम सभा होता है, ऑप्शन नंबर ए सब, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉरी 26 है। स्थानीय स्वशासन राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में बच्चों स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायत की चर्चा है? पंचायत की चर्चा किस अनुच्छेद में है? आप लोग बच्चों, मैंने कई बार आपको बताया होगा कि पंचायत की चर्चा हमारे किस अनुच्छेद में है। तो भाई मेरे ये 40 नंबर है ना, अनुच्छेद नंबर 40 में पंचायत की चर्चा है, यानी कि स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन यानी आपके जो मुखिया जी हैं वो हमारे मुखिया जी हैं, यहीं के होते हैं, कोई बाहरी थोड़ी होते हैं, तो स्थानीय होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, 22 में पूछा है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ऑप्शन ए बच्चों दीवानी मामले, फौजदारी मामले यानी जमीन जगह का, या तो मारपीट का मामला, बताओ। तो बच्चों हम कहते हैं गुरुजी दोनों, दोनों। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि है ना ग्राम कचहरी में कितने रुपए तक के मामले सुलझाए जा सकते हैं, तो याद रखना बच्चों 10,000। लेकिन पता है ये कहने की बात है 10,000, आप जाके देखो बच्चों लाखों के मामले सुलझा जाते हैं, है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। यस गुरुजी, लाखों के मामले सुलझा जाते हैं। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? ये भी 22 में पूछा, कितना मजेदार लगता है 22 देख करके, 22 देख करके मन खुश हो जाता है। गुरुजी ऐसा क्वेश्चन आता है, हाँ बच्चों कभी 22 का निकाल के देखो पेपर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या लिया है
कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बच्चों कहते हैं हम लोग क्या, पटना में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूरे भारत में पूछा जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पूरे भारत में नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। हर क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़िए। तो भारत में बच्चों हमने क्या बोला था? चेन्नई। क्या बोला था? चेन्नई या बच्चों मद्रास, यहीं पर लगा था ना, मद्रास, उसी का नाम है, मद्रास में हुई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? 2022 में पूछा गया है कि भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है, संवैधानिक अध्यक्ष बच्चों कौन होता है? तो कहते हैं ना, है ना, कि भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है बच्चों, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? देश का राष्ट्रपति। और यही बच्चों देश का पहला नागरिक होता है और तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है ना। तीनों सेनाओं का प्रमुख, यानी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। चलिए आप बताइए मुझे, अभी हमारा मैथ बचा है ना, जल्दी बताओ। 29 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया? 29 में से मुझे लगता है इस बार 29 में से 29 का जवाब आने वाला है कि सर मेरा सही हो गया। जल्दी बताओ, 29 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया? यस यस, वेरी गुड, है ना। सर 29 में से 29 सही हो गया जी। चलो, पहली बार लग रहा है, हाँ हो रहा है। चलो, हो गया। आइए बच्चों, अब बारी है मैथ्स की। आपको पता है बच्चों कि पहला दिन ही पेपर आपका मैथ का होने वाला है। सबसे फर्स्ट पेपर मैथ का होने वाला है। कहते हैं बच्चों, अगर पहला इंप्रेशन आपका अच्छा जाएगा ना, तो बाकी सब कुछ अच्छा जाएगा। ठीक है ना। तो ये बता दो कि मैथ्स में कुल कितने चैप्टर हैं बच्चों? तो मैथ्स में कुल चैप्टर की संख्या 15 है। और क्वेश्चंस कितने आएंगे ऑब्जेक्टिव में? 100। 100 में बनाना कितना है ना, 100 में 50 बनाना है। तो एक चैप्टर से लगभग बच्चों 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे। ठीक है ना। लेकिन बच्चों आप लोग एक अंदाजा लगाओ कि हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट आज बच्चों 8वां है ना, आज हमारा 9वां चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से बच्चों कितना क्वेश्चन बनेगा? जल्दी बताओ तेजी में। हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस से लगभग बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन बच्चों अगर आप थोड़े से पढ़ने में ठीक हो, हल्का सा अगर आप पढ़ने में ठीक हो, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्या शुरू करें? 200-300 बच्चे तो डर से भाग जाएंगे, मुझे पता है। मैथ बच्चों 200-300 बच्चे तो भाग जाते हैं डर से, उनका मैथ थोड़ा सा गड़बड़ चलता है। गुरु जी आ जाओ, अच्छा रुक जाओ, लैपटॉप चार्ज में लगाना, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, चलिए एक कॉपी कलम लेकर के बैठिए, है ना, ताकि आपका सारा क्वेश्चन सही हो बच्चों। चलो, हो गया। आ जाओ, आ जाओ जी। देखो, आपको डरना नहीं है, सारे सब्जेक्ट को पढ़ोगे तभी आपका रिजल्ट ठीक ठाक आएगा बच्चा। आ गया, हाँ आ जाओ। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। पहला क्वेश्चन, हाँ, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है। यानी बच्चों जो ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा, जो ऊंचाई है वो छाया से, छाया अगर 1 है तो ऊंचाई उसका √3 गुना है, यानी ये √3 है बच्चों। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, ए बताओ, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? सर उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो बच्चों ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। बच्चों हमेशा ये टेन थीटा में जाता है। तो लंब बोलो, ये क्या है? अक्सर आ जाता है टेन थीटा। तो लंब को बोलेंगे √3 और बटा 1। तो बताओ, अगर टेन थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान कितना डिग्री हुआ? जल्दी बोलो, कितना डिग्री हुआ? 60। देखो बच्चों, टेन थीटा का मान सिर्फ याद कर लो। जल्दी बताओ, आ जाओ। 10 का बोलो तो, 10 का मान बोलो, 0। 30 का बोलो, 1/√3। 45 का बोलो, 1। 60 का बोलो, √3। 90 का बोलो, अपरिभाषित। याद है कि नहीं है बताओ? यस और नो? यस गुरुजी याद है। आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, फिर से वही बात है, छाया की लंबाई इस बार बोला है, ध्यान समझना। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई का √3 गुना है, यानी स्तंभ का ऊंचाई 1 है तो छाया उसका √3 गुना है। समझिए, समझिए, बताओ थीटा क्या होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ठीक है सर, देखिए, रखेंगे लंब,
हमेशा लेना है बच्चों इसको टेन थीटा में। लंब लेंगे एक, क्योंकि टेन का फॉर्मूला होता है P बटा B। तो P पहले पकड़ेंगे परपेंडिकुलर, P कितना है हमारा 1 है और B कितना है √3 है। तो बच्चा जी ये 30 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पेश कीजिए। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री के कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोर की लंबाई बताइए। ये बच्चों भूमि से 60 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर है ना, 100 मीटर की ऊंचाई पर, 100 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रहा है ABC। बताइए डोर की लंबाई कितनी होगी। ये है डोर बच्चों, ये है डोर। डोर की लंबाई बताओ। सबसे पहली बात है सर, ध्यान से देखना, ये हमारा लंब है और ये हमारा जो डोर निकाल रहे हैं ये हमारा H है, यानी कि कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में जाता है, साइन में। लंब और कर्ण किस में, साइन में। तो हम लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। साइन थीटा का मान क्या होता है बताओ। साइन थीटा का मान होता है √3 बटा 2। P का मान बोलो, P का मान 100 और H का मान मालूम नहीं है। तो बच्चा जी H √3 बराबर में हो गया हमारा 200, 100 गुना 200, तो H बराबर हो जाएगा 200 बट्टा √3। ये सारे क्वेश्चंस बनाने के बाद अंदर कॉन्फिडेंस जगता है। यस सर, कॉन्फिडेंस जगता है। ठीक है बताओ, 100 ना सॉरी 200 बटा √3, 200 बटा √3, 100 नहीं होगा 200 होगा। अगला क्वेश्चन कॉन्फिडेंस जगाना है तो बनाइए कि एक 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया 4√3 है। खंभा कितना है 12, छाया कितना है 4√3, 4√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, मान लो भाई थीटा होगा। जल्दी करो तेजी में, A B और C। बहुत सारे तेज स्टूडेंट ना तुरंत कर लेंगे, तो लेना वही है, हमें लेना वही है। टेन थीटा बराबर P बटा B लेना है। टेन थीटा लिखो, P का मान बोलो, P का मान देखो कितना है 12 और B का मान 4√3। बच्चा जी अगर हम 4 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, और फिर अगर हम इसको काटेंगे तो ये √3 बार में कटेगा। तो आंसर क्या होगा, √3 कितना होता है बोलो, √3 कितना होता है 60 डिग्री। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है 60 डिग्री। यस 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 गुरुजी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि एक उदर्ग है ना, उदर्ग खंभे की ऊंचाई उसकी भूमि पर छाया की लंबाई के समान है। वाह वाह, ये तो सुन रहे थे हैं, यही सुनने को मन कर रहा था कि सर समान होना चाहिए, 1 और 1 समान है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, समान है बच्चों, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा बताओ जल्दी से। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, A B और C। सर जब भी ये शब्द सुनते हैं ना समान है, जब भी ये समान शब्द आता है ना समान, तो बच्चों आंसर होता है 45, क्योंकि 1 है ना, 1 रहने पर क्या होता है 45 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। लो भैया ये मीनार बना, 10 लिख दिए। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, अब सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया है 45 डिग्री हो, तो मीनार की छाया की लंबाई बताओ। मीनार की छाया की लंबाई बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ठीक है, मीनार के छाया की लंबाई, तो बच्चा हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं टेन थीटा बराबर P बटा B, P बटा B लिखने वाले हैं। आगे बताओ क्या लिखने वाले हैं, टेन थीटा बराबर P का मान कितना है 10 और B का मान मालूम नहीं तो X मान लो ना, X। तो बच्चों यहाँ 45 डिग्री बोला था ना, 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर 10 बटा X, X का मान देख लीजिए 10 आया होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सबका 10 10 10 10 10। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की एक उदर्ग खंबे की छाया की लंबाई √3 गुनी है। एक उदर्ग खंबे की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई सॉरी, एक उदर्ग खंबे की छाया की लंबाई के √3 गुनी है। रुक जाओ क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन होगा कि एक उदर्ग खंबे की लंबाई, खंबे की लंबाई छाया की लंबाई के, खंबे की लंबाई, खंबे की लंबाई छाया की लंबाई के, यानी छाया अगर 1 है तो इसका √3 गुना है, छाया के लंबाई के √3 गुनी है। तो बताइए उन्नयन कोण क्या होगा। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, खूब बच्चा। ये ए है, ये बी है और ये सी है, बताइए उन्नयन कोण क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर √3 है, यहाँ 1 है और हम इसको लेंगे टेन थीटा में,
तो फार्मूला होता है P बटा बी, तो बराबर लेंगे √3/1, ये होता है 60 डिग्री का मान। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, यह है मीनार, तरह से 100 मीटर दूर लीजिए, 100 मीटर ले लिए, पढ़िए। एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 है, उन्नयन कोण कर दीजिए 60। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई ये ए है, ये बी है, ये सीन है। मान लीजिए मीनार एच ऊंचा है, मान लेते हैं कि मीनार एच ऊंचा है। बच्चों फिर से, इसे कहते हैं लंब, सामने वाला को लंब बोलते हैं, इसे हम लोग आधार बोलते हैं। लंब बटा आधार किस में जाता है? तो कहते हैं सर जी ये लंब बटा आधार जाता है किसमें? टेन में। तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर लंब का मान बोलिए h है और बटा आधार का मान 100 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो h बराबर 100√3, 100√3 ऑप्शन नंबर ए, 100√3 ऑप्शन नंबर ए सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, 100√3, 100√3, 100√3। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि सूर्य के उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर है, दोनों बराबर हैं बच्चों, तो उन्नयन कोण कितना होगा? दोनों बराबर बोला है, 1 1, दोनों बराबर है तो उन्नयन कोण कितना होगा? आप कहेंगे सर दोनों बराबर है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री, दोनों बराबर है तो उन्नयन कोण क्या होगा बताओ? दोनों बराबर हैं तो थीटा का मान क्या होगा? 45 डिग्री। लेकिन बच्चा जी एक सेकंड देखिए ध्यान से कि यहाँ पर 45 दिया नहीं है। पाई बटा 2 का मतलब होता है 90, पाई बटा 3 का मतलब होता है 60, पाई बटा 4 का मतलब होता है 45 और पाई बटा 6 का मतलब होता है 30। अब बोलो कौन सही है? सी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, 6 मीटर ऊंचा है, वृक्ष का छाया है 4 मीटर लंबी है। उसी समय मान लो थीटा, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, छाया बन रहा है 50 मीटर इसका छाया बन रहा है। तो बताइए खंभे की ऊंचाई क्या होगी? मान लो एच बच्चों, खंभे की ऊंचाई क्या होगी? एच मान लो। और इसको बनाने के लिए वही है बच्चों कि इसका ये थीटा है ना, उसी समय बोला ये थीटा सेम होगा, ये थीटा सेम होगा, यहाँ पर 90 होगा, 90 होगा। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती है। अर्थात बच्चों इसका लेना लंब बटा आधार यानी 6/4 और इसका भी लेना लंब बटा आधार h/50। अब सॉल्व करना है तो कर लीजिए, 2 से कटा दीजिए पहले 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से कटा दीजिए 25 बार में, 25 के गुणे 3 से, तो हमने पढ़ा है 25 तिया 75 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 25 तिया 75, 25 तिया 75 होता है, देख लीजिए। यस गुरुजी 25 तिया 75 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर, 6 मीटर ऊंचा खंबा है, पृथ्वी पर छाया 2√3 बन रहा है, 2√3 मीटर लंबी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? जल्दी तेजी में, टाइम बहुत कम है, टाइम बचाओगे बच्चों तो घर पर भी पढ़ने का टाइम मिलेगा। यस सर, घर पर पढ़ने का टाइम मिलेगा सर, बचेगा तब तो, नहीं तो खाली ऑनलाइन पढ़ने से नहीं होगा बच्चों, मेहनत करना है घर पर भी, थोड़ा घर पर ही पढ़ना है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो 6/2√3, ये कट गया 3 बार में, अब बचा 3/√3। तो बच्चों इसको लिखेंगे गुना √3, गुना √3, ये थोड़ा टाइम बचाना है हम लोगों को। बटा 3 कट गया तो बच्चा जी √3 हुआ। अब बताओ √3 किसके बराबर है? ऐसे तो हम लोग सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक छाया की लंबाई और उसके एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की लंबाई, ध्यान देना, एक छड़ की लंबाई, ये छड़ है बच्चों, छड़ खड़ा होता है, छड़ की लंबाई और उसकी छाया, ये उसकी छाया है, ये उसकी छाया है। तो बोला एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया, तो पहले छड़ बोला ना, पहले छड़ बोला तो छड़ वाला 1 होगा और छाया वाला √3 होगा, है ना? है तो उन्नयन कोण बताइए, छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई बोला है ना, छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई। तो छड़ को मानेंगे बच्चा 1, क्योंकि पहले छड़ बोला है, छड़ की लंबाई और उसकी छाया, तो छड़ बोला है तो पहले छड़ 1 और छाया √3, तो लिखेंगे 1/√3 लिखेंगे ना, क्योंकि लंब पहले लिखना है, लंब को फिर आधार को। 1/√3 कितना होता है बोलो? 1/√3 किसका मान होता है सर? 30 का मान होता है, 30 का। 60 क्यों कह रहे हैं आप लोग?
जो भी 60 कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, 30 का मान होता है, सॉरी 30 का ऑप्शन नंबर बच्चों ए सही है, 30 30 सही है। आ जाओ अगले क्वेश्चन को समझिए कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई, पहले दीवार की लंबाई बोला है तो दिस इज दीवार बच्चों, ये दीवार है, दीवार क्योंकि खड़ा होता है ना, दीवार की लंबाई और उसकी छाया, छाया की लंबाई, फिर अब छाया लिखा उसका, दीवार का छाया, तो पहले दीवार बोला तो एक लिखेंगे, एक, दीवार क्या हो गया एक, बोलो दीवार हो गया, दीवार हो गया एक, और उसका छाया होगा √3। तो बताइए सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, बताइए सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, जल्दी जल्दी। ठीक है ना सर जी, गलत है, मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। चलो जी, बच्चा कह रहा तो कुछ तो सोच के कह रहा होगा कि 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया 4√3, 12 है तो ये बटा 3 बार में, √3 बार में, 60 डिग्री मान सही है, मिस्टेक कहाँ है। यही दुख होता है बच्चा जी, अगर आप, बहुत दुख होता है मुझे। ठीक है, चलो जब सही में गलत है ना तब बोलो, झूठ मूठ का हमको लेके चले जाते हैं, हम बात मानते हैं बच्चों आप लोगों का कि नहीं गलती नहीं। चलो कुछ लोग ठीक बताते भी हैं, आ जाओ नेक्स्ट, हो गया। चलो बच्चा ये था ना लास्ट, क्या होगा इसका, 1√3 बोला था ना, तो पहले क्या बोला था, उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो बच्चा 1:3 बोला ना, तो पहले लेना है लंब को, फिर लेना है आधार को, 1/√3, 30 का मान होता है, ऑप्शन ए सही होगा, 30 का मान। ठीक है बताओ, अब बताओ कितना सही है आपका, कितना सही है जल्दी बोलो। चलो गुरुजी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है ना, देखो तो, सही है सर सही है, हो गया। चलिए 15 नंबर सोशल साइंस में देख लीजिएगा। चलो बच्चों अब जल्दी बताइए आपने कितना सही से किया, आपने टोटल में से कितना सही किया। 13 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, 13 क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस चैप्टर से पूछे गए हैं, आप मुझे बताएं कि 13 में से आपने कितना सही किया। गुरुजी ऑल सही हो गया, ऑल सही हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है ना, चलिए अब जिसका, जिसका बच्चों नहीं है ध्यान दीजिए, जिसका अब ये नहीं है ध्यान से, जिसका जिसका ये नहीं है अब आराम से, जिसका बच्चों हिंदी नहीं है ध्यान देना, जिसका हिंदी संस्कृत नहीं है, जिसका बच्चों हिंदी नहीं है और जिसका संस्कृत नहीं है, आप लोग जाइए, आप लोग मिलेंगे बच्चों कितने बजे, तो 8:45 PM में आप लोग मिलेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जिसका बच्चों संस्कृत नहीं है, जिसका हिंदी नहीं है, 8:45 में मिलेंगे, आगे बढ़ जाए बोलो, बढ़े, चलो 8:45 में मिलेंगे, बाकी सब तैयार हो जाइए। मैं तो आपको बोला ना, बोलो बोलो इंटरनेट खराब चल रहा है। चलो 10:60 सर प्लीज 4 नंबर देख लीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम सर, हो जाएगा ठीक बच्चा, हो जाएगा ठीक। सर 10:60 सर जी, कॉट 30 के बराबर है। हाँ? 4 नंबर देखने दो। चलिए ठीक है जी, हो गया, आ जाओ। तो बच्चा जी ये सही है, आप क्या कह रहे हैं हम समझ नहीं रहे, कॉट 30 के बराबर है सब, कॉट यहाँ ऑप्शन में कहाँ में कॉट 30 लिखा है जो देखेंगे ऑप्शन।
चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे प्यारे बच्चों? चलिए शुरू करें प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करें। आइए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, जो आप लोग कह रहे थे ना कि क्वाट में गुरुजी, अगर क्वाट में लेंगे तो ये चेंज भी तो हो जाएगा। क्वाट में अगर हम इसको लेते हैं तो ये बच्चा में ये कटा 1/√3 बार में, तो 1/√3 भी 60 का ही मान होता है। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? 60 आंसर सही। लिया। चलिए जी, है ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों किसी भी तरह से अगर आप लेके देखोगे तो आपका आंसर 60 डिग्री ही होगा, कि आप इस पर कोई बात विचार ना करें। ठीक है ना। आइए प्यारे बच्चों, इंटरनेट खराब हो गया तो इसके लिए सॉरी प्यारे बच्चों। अभी ये फिर से ठीक हो गया। मैं उतना ही देर से प्यारे बच्चों क्लास में ही खड़ा था कि मैं इसे किसी तरह से ठीक कर लूँ। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन सही हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आइए, मैं क्या बोल रहा था कि जितने लोगों का भी जो मतलब कि मैथ हो गया है, हिंदी संस्कृत वालों अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए तो हम लोग हिंदी और संस्कृत को पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर होगा? 9 नंबर चैप्टर होगा जी। कौन सा होगा? 9 नंबर चैप्टर आज होगा। ठीक है, इंटरनेट की वजह से बहुत देर क्लास बाधित हो गया प्यारे बच्चों, है ना। आ जाओ, इंटरनेट की वजह से बाधित हो गया। आज हमारा 9वां चैप्टर होगा। ठीक है, 9वां कौन सा चैप्टर बताओ? आविन्यो, है ना। आविन्यो चैप्टर हमारा होने वाला है। साउंड आ रहा है आपके पास? यस 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 गुरु जी। आविन्यो चैप्टर होने वाला। ये बताओ कि आविन्यो जी हमारा चैप्टर है बच्चों। आविन्यो यह कैसा अध्याय है? तो आविन्यो बच्चों एक प्रकार ललित रचना है। सबसे पहली बात है कि यह क्या है? ललित रचना है। ललित रचना है। अगर आपसे पूछा जाए कि है ना आविन्यो के, है ना, आविन्यो के जो लेखक हैं वो कौन है? आविन्यो के लेखक बच्चों अशोक वाजपेयी हैं। कौन है? आविन्यो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। ठीक है ना। आविन्यो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी इसके लेखक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आविन्यो बच्चों किस नदी के किनारे है, आविन्यो किस नदी के किनारे है, तो कहना बच्चों कि रोन नदी के किनारे। कहाँ है? रोन नदी के किनारे है आविन्यो। कहाँ है? आविन्यो कहाँ है? कि रोन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर आप अगर बात करते हैं कि इस चैप्टर से गुरुजी कितने क्वेश्चन आएंगे, तो देखो लगभग ना लगभग बच्चों, लगभग हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। हर चैप्टर से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर चैप्टर से। ठीक है, इसलिए आप पूरी शिद्दत के साथ इस चैप्टर को अच्छे से देखना। शुरू करें, बोलो, है ना। यहाँ से हर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि, है ना, कि आविन्यो, लेखक आविन्यो क्या क्या साथ लेकर गए थे? लेखक जो आविन्यो गए थे वो साथ में क्या क्या लेकर के गए थे? तो पहला ऑप्शन है बच्चों की पुस्तक, टाइपराइटर, और है ना, और क्या लिखा है? टेप्स बच्चों, है ना। टेप्स हो जाएगा, टेप्स हो जाएगा। ये 3 चीजें थे, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा गया है कि ला शत्रुज क्या है? 2021 में पूछा गया है कि ला शत्रुज क्या है बच्चों। तो ला शत्रुज क्या है? ध्यान देखना कि ला शत्रुज एक ईसाई मठ था। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ईसाई मठ था। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि पिकासो की विख्यात कृति का नाम बताइए। पिकासो की जो विख्यात कृति थी उसका नाम बताइए, है ना। ध्यान दीजिएगा ना। तो आपको गुरुजी की पिकासो की जो विख्यात कृति थी उसका नाम क्या था? कि द मादा मोलेज, है ना, मादा मोलेज द आविन्यो। ऑप्शन नंबर होगा सी, मादा मोलेज द आविन्यो। यह पिकासो की, है ना, रचना थी बच्चों। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना कि, है ना, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1941 को हुआ था। नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा गया है ये बात।
अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, है ना, कि विलन नौ बच्चों, विलन नौ जो है, विलन नौ क्या है? ऑप्शन ए एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी है, या एक झील है। विलन नौ क्या है? आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो बच्चों आप कहोगे गुरुजी झील तो नहीं था, है ना, झील तो बिल्कुल भी नहीं था, नदी भी नहीं था, एक छोटा सा गांव है बच्चों ना। विलन नौ क्या है? एक छोटा सा गांव है रोन नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि आविन्यो किस नदी पर स्थित है? 2020 में पूछा गया है कि आविन्यो किस नदी पर स्थित है। तो आपको गुरुजी आविन्यो जो है ना वो रोन नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताइए। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताइए। आपको गुरुजी रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? आविन्यो स्थित है, ऑप्शन नंबर बच्चों सी होगा, आविन्यो है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आता है, प्रत्येक वर्ष आविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष आविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो आप सभी को मालूम है कि आविन्यो में रंग, है ना, रंग समारोह होता है बच्चों। क्या होता है? रंग समारोह, ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है, रंग समारोह। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है ना, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, बताओ कौन? इसे बच्चों फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहा गया है। तो बच्चों कहते हैं ना एफिल टावर, नहीं बच्चों, एफिल टावर की कहीं चर्चा नहीं है। तो आविन्यो को फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आएगा कि आविन्यो किस देश में है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, कि आविन्यो किस देश में है? तो बच्चों कहते हैं क्या ये रूस में है, क्या ये फ्रांस में है? तो बच्चों आविन्यो कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में, यानी कि फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि कविता कौन सी नहीं है? कौन सी कविता नहीं है? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे बच्चों, आविन्यो, देखो स्वदेशी एक कविता है ना, हमारी नींद एक कविता है, भारत माता एक कविता है, आविन्यो बच्चों एक ललित रचना है। मैंने क्या बोला कि यह एक ललित रचना है। क्या है? एक ललित रचना है बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है कि आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे थे, है ना, लेखक ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान कितने गद्य लिखे थे, ये बता दीजिए जल्दी से, कि लेखक ने कितने गद्य लिखे थे, है ना। तो प्यारे बच्चों लेखक ने कुल गद्य की जो संख्या थी उन्होंने 27 गद्य लिखे थे टोटल, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा, 27 गद्य लिखे थे। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि ल मादा मोलेज द आविन्यो किसकी कृति है ना, ल मादा मोलेज द आविन्यो किसकी कृति है? तो प्यारे बच्चों मादा मोलेज द आविन्यो जो थी वो किसकी कृति थी? गुरुजी वो पिकासो की कृति थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बच्चों देखो कभी भी पढ़ो ना, मैं बता रहा हूँ कहीं पर भी पढ़ो, डेली ऑल सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है ना। इससे आपका क्या होने वाला ना, अगर आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, घर पे पढ़ते हो, ऑल सब्जेक्ट पढ़ने से क्या होता है ना कि आपका बच्चों पकड़ बनता है, हर सब्जेक्ट में पकड़ बनता है, ताकि आपके क्वेश्चंस बने, ताकि आपके क्वेश्चंस बने। घर पर पढ़ने बैठते हो, डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है ना। किसी एक सब्जेक्ट पर ज्यादा आप फोकस कर दोगे तो बच्चों क्या होगा ना, किसी एक सब्जेक्ट में देखो कितना नंबर है, मान के चलो कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हो या एसएसटी पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, तो देखो कि यहाँ से कितना नंबर आ सकता है। हिंदी पढ़ रहे हो तो देखो यहाँ से कितना नंबर आ सकता है, देख करके तब पढ़ो। ऐसा नहीं कि मतलब किसी एक चीज में आप लगे हुए हो तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं कि है ना, विलन्नो और आविन्यो के बीच में कौन सी नदी है? 2022 में पूछा गया है कि विलन्नो और आविन्यो के बीच में कौन सी नदी है? गुरुजी इन दोनों के बीच में एक नदी है जिसका नाम है रोन नदी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रोन नदी। अगला क्वेश्चन नंबर आता है, खत्म हो गया बच्चा, ठीक है ना। 15 ही क्वेश्चन है यहाँ पर, 15 क्वेश्चन है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने 15 में से 15 सही किया होगा, 15 में से 15 सही किया होगा। ज्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बड़े आसान आसान है। चलिए आगे बढ़ जाए। यस यस, 9वां नंबर कविता में चले, चलिए बच्चों, यस यस कर दीजिए, यस गुरुजी, चलिए चलिए, है ना। तो आइए 9वां नंबर कविता देखते हैं कौन सी है। 9वां नंबर कविता है बच्चों हमारी नींद। अच्छा ये बताओ कि हमारी नींद कविता के कवि कौन है? हमारी नींद कविता के कवि कौन है? बच्चों कहते हो ना कि हमारी नींद कविता के कवि हैं वीरेन डंगवाल। कौन है ना, वीरेन डंगवाल हमारी नींद कविता के कवि हैं, वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल, डंगवाल। बच्चों कहते हैं कि हमारी नींद के दौरान किसका जीवन काल पूरा हो जाता है? हमारी नींद के दौरान किसका जीवन काल पूरा हो जाता है? तो कहते हैं मक्खी का जीवन काल हमारी नींद के दौरान ही पूरा हो जाता है। कहते हैं बच्चों कि हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ जाते हैं, कौन? कुछ इंच बढ़ जाते हैं पेड़, कुछ इंच, है ना, कुछ इंच बढ़ जाते हैं
पेड़। कहते हैं बच्चों कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ था, बताओ गरीब बस्तियों में क्या हुआ था। तो कहते हैं बच्चों कि धमाके से देवी जागरण। गरीब बस्तियों में क्या हुआ था बच्चों, तो गरीब बस्तियों में हुआ था धमाके से देवी जागरण। देवी जागरण कहाँ हुआ था, गरीब बस्तियों में। गरीब बस्तियों में भी हुआ था धमाके से देवी जागरण। ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है। मेरे भाई नींद जो है वो आलस्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बताओ, नींद हमारे आलस्य का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों आप लोगों की पढ़ाई के प्रति आप कितने सीरियस हो। लगभग 7-8 मिनट तक हमारा इंटरनेट खराब रहा है ना, लगभग बच्चा जी 7 से 8 मिनट तक हमारा इंटरनेट खराब रहा। उसके बावजूद बच्चों आप लोग अभी भी पढ़ रहे हो, ये इस बात की निशानी है कि आप पढ़ाई के प्रति कितने ज्यादा सजग हो और कितने ज्यादा मोहब्बत करते हो मुझसे। ठीक है ना। चलो, हमारी नींद कविता कहाँ से लिया गया है, 2020 में पूछा गया है। तो बच्चों हमारी नींद कविता जो है वो दुष्चक्र में दृष्टा से लिया गया। दुष्चक्र में है ना, दृष्टा होगा बच्चों यहाँ पर, है ना, दृष्टा लिखा गया है। दुष्चक्र में दृष्टा, दृष्टा है ना, दृष्टा, दुष्चक्र में दृष्टा से, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो बच्चों, दुष्चक्र में दृष्टा से लिया गया है। अच्छा, इसी दुनिया से क्या लिया गया था, इसके पहली वाली कविता जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसी दुनिया से लिया गया था। ठीक है ना, जो भी है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आता है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बच्चों कहते हैं ना, है ना, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो उत्तर है बच्चों इसमें मिला होगा ना, बी नंबर में, दुष्चक्र में सृष्टा बच्चों, सृष्टा, सॉरी हमने उसमें भी गलत बोला था मैंने, दृष्टा नहीं बच्चों, सृष्टा होगा, सृष्टा होगा। ठीक है ना। चलो एक बार हम देख लेते हैं ताकि बच्चों कंफ्यूजन ना हो। किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो बच्चों आंसर का ऑप्शन नंबर में है ना, बी, दुष्चक्र में सृष्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आता है एग्जाम में। गरीब बस्तियों में क्या हुआ तो कहते हैं धमाके से देवी जागरण हुआ बच्चों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि है ना, कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। जीवन में महत्वपूर्ण क्या है बताओ, मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। सृष्टा होगा सर, सृष्टा, हाँ बच्चों, है ना। जीवन में महत्वपूर्ण क्या है गुरुजी, 14 नंबर कहाँ पर एसएसटी में देख लेना। अरे देख लेंगे, आपको अगर पता चल गया कि गलती हो गया तो छोड़ दो ना उसको फिर। अब इतना बार कमेंट कर रहे हैं एक ही चीज को। वीरेन डंगवाल है ना, जीवन में बच्चों आराम नहीं है, नींद नहीं है, घूमना नहीं है, जीवन में बच्चों संघर्ष इंपॉर्टेंट है, संघर्ष। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, चलिए बच्चों, है ना, खत्म हो गया। 5 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं जो जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन से 5 ही क्वेश्चन बार बार इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं बच्चों। 9वां नंबर, जल्दी बताइए 9वां नंबर अध्याय का नाम क्या है। स्वामी, संस्कृत में क्या पढ़ेंगे, स्वामी दयानंद। बच्चों एक बात बताओ कि जो स्वामी दयानंद हैं, इस पाठ को क्या आपने पढ़ा है, यस और नो। ये बताइए स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, है ना, इनका जन्म कब हुआ था। तो 1824 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, तो गुजरात के टंकारा में। कहाँ हुआ था, गुजरात के टंकारा में इनका जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बचपन का नाम क्या था बच्चों, तो बचपन का नाम था इनका मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। अगर आपसे पूछा जाए कि है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी दयानंद कौन थे बच्चों, है ना, पूछा जाए कौन थे, तो कहते हैं ना समाज सुधारक थे। क्या कहते हैं ना, समाज सुधारक थे। और आपसे पूछा जाए बच्चों इन्होंने किसकी स्थापना की थी, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो कहते हैं गुरुजी इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। याद कर लो फटाफट से, आर्य समाज की, आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी बच्चों, तो वर्ष 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों इनकी मृत्यु कब हुई, है ना, इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1883 में इनकी मृत्यु हुई। कहते हैं बच्चों क्या ना कि इनके जो परिवार थे वो किसके उपासक थे, इनके परिवार बच्चों इनके उपासक थे, तो भगवान शिव के उपासक थे। कहते हैं बच्चों कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए, तो बच्चों रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चले गए, है ना, घर चले गए। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए, तो घर चले गए। ठीक है, कहते हैं बच्चों कि मूर्ति पूजा के विरोध होने के 2 साल बाद, है ना, इसके परिवार में किसकी मृत्यु हो गई, तो 2 साल बाद बच्चों, 2 वर्ष बाद इसकी बहन की मृत्यु हो गई। 2 वर्ष बाद बच्चों इनके बहन की मृत्यु हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल शंकर के गुरु कौन थे, तो कहना बच्चों ब्रजानंद। कौन थे, ब्रजानंद मूल शंकर के गुरु थे।
मूल शंकर के गुरु कौन थे? बिरजानंद थे। इस बात को याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ जाएं। इन्होंने अपनी पढ़ाई किस भाषा में शुरू की थी? तो कहना बच्चों संस्कृत भाषा में इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें मूल शंकर की भेंट कहाँ हुई थी, मूल शंकर की भेंट कहाँ हुई थी बच्चों? कहाँ हुई थी? काशी में, मथुरा? हाँ बच्चों बताओ जल्दी कमेंट करो, ठीक है ना, कि इन्हें मूल शंकर की भेंट कहाँ हुई थी। इन्हें बच्चों मूल शंकर की भेंट कहाँ हुई थी? यानी ये मूल शंकर जो थे अपने गुरु, मूल शंकर अपने गुरु गुरु विरजानंद से कहाँ मिले थे? अपने गुरु विरजानंद से कहाँ मिले थे? 14 का असर छोड़ दिए हैं, कहाँ पर छोड़ दिए जी? क्या होगा? क्या छोड़ दिए? क्वेश्चन छोड़ दिए मैथ का, छूट गया होगा। अच्छा मथुरा में 14 का छोड़ दिए, हिंदी सर, ओ हिंदी में छूट गया है। हाँ में छूट गया जी, तो एक बार। अच्छा यही है, वही बात तू कमेंट कर इतना देर से जी, एक के बात को है। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक था, ये नहीं पूछा गया है। हाँ तो 13वीं सदी ना, 14वीं सदी था ना, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से हाँ वो 12वीं है ना, 14वीं सदी से बच्चों फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। एक बार देखने दो बच्चों, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, है ना। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक यही छोड़े थे, ध्यान भी नहीं दिए बच्चों ना। 14वीं सदी से लेकर के फ्रेंच क्रांति तक। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? आविन्यो ना, 14 नंबर क्वेश्चन का है, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। सही है बच्चों, ये चलो देख लो। ये छोड़े, हमसे क्या लिख रहा है, बार बार बच्चा कमेंट कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ आ जाओ शुरू करें। बच्चों मथुरा में मिले थे ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? क्वेश्चन है बच्चों कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? यानी किस पर्व के बाद बच्चों उनका जीवन बदल गया? किस पर्व के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया? तो बच्चों कहते हैं ना कि शिवरात्रि के बाद। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद जी का जन्म बच्चों कंका ना क्या लिखा है, कंटारा नहीं बच्चों, कटरा नहीं, टंकारा में हुआ था। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बच्चों उनके जो परिवार थे ना बहुत पूजा पाठ करते थे, अर्थात बच्चों कर्मकांडी परिवार थे। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, DAV विद्यालय की स्थापना किसने की है? बच्चों DAV है ना, दयानंद एंग्लो, है ना, दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? स्वामी विरजानंद गलत, स्वामी विवेकानंद गलत, स्वामी गलत है, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं बच्चों कि स्वामी दयानंद के परिवार किसके उपासक थे? किसके उपासक थे? विष्णु, शक्ति, शिव या सना सगुण? तो बच्चों किसके थे? भगवान शिव के उपासक थे। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो आंसर पेश होता है बच्चों धर्म समाज गलत है, बहुजन समाज गलत है, आर्य समाज। कब की थी बच्चों? कब की थी? तो 1875 ईस्वी में। कहाँ की थी बच्चों? तो मुंबई में। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? खूब पूछा जाता है, 18, 20, 22, 23 में भी आ सकता है बच्चों। और यहाँ से याद रखना लगभग एक चैप्टर से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। उनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी? 20 और 22 में पूछा है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी? तो बच्चों उस भाषा का नाम बताइए। संस्कृत भाषा के माध्यम से हुई थी। अगला पेश करते हैं, स्वामी दयानंद कौन थे? 2020 में पूछा है, स्वामी दयानंद कौन थे? ऑप्शन ए शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास कि आर्य समाज के, है ना, संस्था के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्था के संस्थापक कौन थे? अभी मैंने तुरंत बताया बच्चों, स्वामी दयानंद थे। ऑप्शन नंबर बी है। और अगर आपसे पूछा जाए कब किया था, तो वर्ष 1875 ईस्वी में। कहाँ किया था बच्चों? तो मुंबई में किया। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आंसर आता है बच्चों मुंबई में। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बहुत पूछा जाता है, 19 और 22 में पूछा गया है ना। यहाँ से बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो वर्ष
24 ईस्वी में। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1883 में। ये तीनों क्वेश्चन याद रखना है बच्चों, जहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि ना गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा गांव में किसका जन्म हुआ था? किसका जन्म स्थान है? तो बच्चों गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थान है? तो स्वामी दयानंद का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला पेश करते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? 22 में पूछा है, किस राज्य में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में बच्चों, गुजरात के टंकारा। अगला क्वेश्चन आता है, रात्रि जागरण छोड़ मूल शंकर कहाँ चले गए? 22 में पूछा है, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? तो रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चले गए थे। अगला क्वेश्चन आता है पहले बच्चों कि स्वामी दयानंद को ना घर छोड़ घूमते हुए कहाँ पहुंचे? 22 में पूछा है ना, कि स्वामी दयानंद जो थे घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे, है ना। हरिद्वार तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, प्रयाग नहीं होगा, बोलो काशी या मथुरा? काशी या मथुरा? ठीक है ना, फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी, कहाँ पहुंचे थे? यस 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 गुरुजी, देखिए फटाफट से, मथुरा पहुंच गए थे सर, मथुरा पहुंच गए थे। चलो बच्चों मथुरा पहुंच गए थे। अगला क्वेश्चन आता है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 22 में पूछा गया है, दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, है ना। 1875 तो बिल्कुल नहीं बच्चों, 1983 तो बिल्कुल भी नहीं, 1980 भी नहीं, ना, है ना। पूछा एवी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 80 या 83? जल्दी बताओ। 1983 तो हो ही नहीं सकता, इधर हाल फिलहाल की बात है ना। जल्दी बताओ फटाफट तेजी में, देखते हैं कमेंट गुरुजी, जल्दी फटाफट। 1883 में, हाँ बच्चों, जब उनकी मृत्यु हुई थी, जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी उसी वर्ष बच्चों, 1883 में। अगला पेश करते हैं कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? 22 में पूछा, बहुत पूछा इस, है ना, इस चैप्टर से खूब पूछा गया बच्चों कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस तो नहीं थे बच्चों, रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। किसके थे? विवेकानंद के। अच्छा, विवेकानंद ने किसकी स्थापना की है? तो विवेकानंद ने प्यारे बच्चों स्थापना की है किसकी? तो क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन बच्चों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आंसर होगा बच्चों ब्रिजानंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि, है ना, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो बच्चा जी सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वो कौन है? स्वामी दयानंद जी हैं। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आता है हमारे पास, समाप्त हुआ बच्चों, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आप मुझे बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए, है ना। 19 में से आपने कितना सही किया, और देखते हैं जी, है ना 19 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, 19 में से जल्दी। और इस चैप्टर से कितने पूछे गए थोड़ा उनको भी देखा जाए। यस यस, इंटरनेट गुरुजी नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, अब लास्ट है, देखा जाएगा, ठीक है। 19 में 19, 19 में 18। चलो अब देखते हैं ना कि यहां से कितने क्वेश्चन बने थे। पहला, फर्स्ट, दूसरा, अरे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा, सातवां, सातवां बच्चों, आठवां, अरे नौवां अरे भैया 9 क्वेश्चन, 10, नौवां, ठीक है ना। तो बच्चे टोटल यहाँ से 9 क्वेश्चंस बने थे, देखो 9 क्वेश्चंस टोटल बने थे, 9 क्वेश्चन, सोच के देखो, एक एक चैप्टर से, दोनों पाली में मिला करके बच्चों, दोनों पाली से अगर इस चैप्टर से 9 क्वेश्चन बने हैं तो सोच लीजिए, अगर बच्चों 2 से भाग लगाते हैं तो फिर भी बच्चों अप्रोक्स 4 से 5, 4 से 5 क्वेश्चन संस्कृत के एक चैप्टर से बनते हैं, सोचो। जो कि बच्चों फिजिक्स का एक चैप्टर भी अगर आप पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ लेते हैं पूरा पूरा, तो वहां से आता है। यहाँ पर देखो कितना आसान है, संस्कृत आसान भी है बच्चों, और बहुत आसान भी, और क्वेश्चंस भी फटाफट बन जाते हैं 4 से 5। इसलिए मैं कहता हूँ कि संस्कृत के 14 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रखिए। मैंने सारे चैप्टर पढ़ाए हैं बच्चों, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके पढ़िए, पूरा चैप्टर संस्कृत का पढ़िए बच्चों, मैंने पढ़ाया है। और अगर इसका नोट्स आपको नहीं मिला है तो नोट्स पढ़ लीजिए, है ना। नोट्स लेकर के आप हमारे ऑल चैप्टर को घर बैठे पढ़िए नोट्स से, ठीक है ना, नोट्स से पढ़िए ताकि आपके सारे क्वेश्चन सही हो, ठीक है। आप हमेशा याद रखना बच्चा कि सिर्फ मैथ से या सिर्फ साइंस से आपका रिजल्ट नहीं बनता है,
आपका रिजल्ट प्यारे बच्चों 5 सब्जेक्ट से बनता है। तो आप सभी को मैं यही कहूंगा बच्चों, अक्सर ना देखते हैं हम अक्सर बच्चों को खाली मैथ वगैरह में है ना, मैथ नहीं तो अधिकांश बच्चे समझते हैं ना साइंस, साइंस वगैरह से ही रिजल्ट बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, अगर आपको रिजल्ट बनाना है तो 5 सब्जेक्ट में आपको पूरा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको साइंस एसएसटी है ना, साइंस के साथ साइंस भी पढ़ना है, एसएसटी भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला, मैथ भी पढ़ना है, उसके बाद है ना ना हिंदी भी पढ़ना है। और अब तो बच्चों मैंने नन हिंदी भी शुरू कर दिया है, नन हिंदी भी पढ़ना है जो जिसका भी है, और उसके बाद संस्कृत भी पढ़ना है। सब विषय को पूरा तरह से पढ़िए, तब आपका होगा। कल आगे क्या होगा बताओ, कल आगे क्या होने वाला है, कल आगे क्या होने वाला है बच्चा, ध्यान दीजिए। कल क्या होने वाला है, कल कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में चैप्टर नंबर 10, मैथ में चैप्टर नंबर 10 होगा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं साइंस में बच्चों होगा मानव नेत्र, साइंस में क्या होगा मानव नेत्र, मानव नेत्र। और बच्चों एसएसटी में देखेंगे हमारा यही हुआ सिविक्स में, सिविक्स ही हमारा आगे होगा, है ना। और हिंदी संस्कृत तो एकदम फिक्स है बच्चों, हिंदी में तो आपको पता है ना चैप्टर 10 होगा, दोनों तरफ से 10 होगा, ठीक है ना। संस्कृत में भी चैप्टर 10 होगा, 14 चैप्टर है, 10वां चैप्टर होगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं बच्चों 8:45 में सब्जेक्टिव क्लास में, 8:45 तांडव, तांडव में मिलेंगे जहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। लव यू बच्चों, सभी लोग जरूर आइएगा। नीचे जितने भी लोग हैं आप सभी लोग वीडियो को एक बार अंतिम में लाइक कर देना बच्चों, नीचे कमेंट करना क्लास कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारा नोट्स परचेज नहीं किया बच्चों ऑल सब्जेक्ट का, आपने नोट्स नहीं लिया तो घर बैठे आप बहुत अच्छे से पढ़ें। नोट्स हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। फी जमा करके बच्चों 251 रुपीज़ हमारा फी है, या तो आप डायरेक्ट हमारे टीम को कॉल कीजिए 7700879453 पर आप कॉल कर सकते हैं, या 62013 20 598 पर कॉल करें कि सर मुझे आपके पेड क्लास में जुड़ना है, मुझे नोट्स चाहिए, ठीक है ना। आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जल्दी बच्चों, बाय सभी को, मिलते हैं 8:45 में। लव यू बच्चों सभी, बाय। अपना बर्थडे नहीं बताया गुरुजी। चलो बर्थडे वगैरह प्यारे बच्चों आप लोग को बता दिया जाएगा।